नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर। अभी तक हमने सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में क्या समझा था कि ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट है जिसके होने पर आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने यह समझा है कि आपको जीएसटी कब पे करना है। अब हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर में जो समझने वाले हैं वो है कि आपको जीएसटी किसको पे करना है, मतलब कौन पे करेगा और कैसे पे करेगा, ये पूरी बात हम करेंगे। मैकेनिज्म कैसे काम करेगा और कौन व्यक्ति है जो जीएसटी पे करने के लिए लायबल रहेगा। ठीक है, हम उसके लिए क्या करेंगे, चार्जिंग सेक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने चार्जिंग सेक्शन जो पढ़ा था उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था भाई जीएसटी इज लेविएबल, अगर कोई भी सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई हो सकती है, इंटरस्टेट सप्लाई हो सकती है। इंट्रास्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी भी 20% से एक्सीड नहीं कर सकता और एसजीएसटी भी 20% से एक्सीड नहीं कर सकता। आईजीएसटी भी लग सकता है इंटरस्टेट सप्लाई पे, 40% से एक्सीड नहीं करेगा। ऑन वैल्यू डिटरमाइंड एज पर दी वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर। देखो रेट दी हुई है जीएसटी की, किसी वैल्यू पे तो लगाओगे ना, किस वैल्यू पे लगाओगे ये वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो मेन बात है वो हमें समझनी है, इज कलेक्टेड एंड पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन। कौन कलेक्ट करेगा और पे करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है ये हमें समझना है। समझिए, टैक्सेबल पर्सन का मतलब है पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन द जीएसटी, जो या तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाता है कि वो टैक्स कलेक्ट करे और पे करे गवर्नमेंट को। तो सर कोई रजिस्ट्रेशन लेगा ही नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेने पे जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आ रही है, तो कौन नहीं लेना चाहेगा। लेकिन टैक्सेबल पर्सन में वो लोग भी आते हैं जो भले ही रजिस्ट्रेशन नहीं लिए लेकिन लायबल टू रजिस्टर हैं। अगर लायबल टू रजिस्टर भी हो गए जीएसटी में तो भले ही आप रजिस्ट्रेशन ना लो तो भी टैक्सेबल पर्सन कहलाओगे और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझना कौन लायबल होता है ये हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता देता हूं कि जब किसी बिजनेस का टर्नओवर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये 3 लिमिट दी गई हैं, अलग अलग स्टेट पे अलग अलग लिमिट लगती है। तो अगर इस लिमिट से उनका टर्नओवर एक्सीड कर जाता है, मतलब उनकी सेल इससे ज्यादा हो जाती है, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। और भी कुछ केसेस हैं जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो जैसे ही आप लायबल टू रजिस्टर हुए तो आप क्या हो जाओगे, टैक्सेबल पर्सन हो जाओगे, भले ही आप रजिस्ट्रेशन ना लो। रजिस्ट्रेशन ले लिया, भले ही आप लायबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं थे तो भी आप क्या माने जाओगे, टैक्सेबल पर्सन माने जाओगे। ये यहां पे बात आती है किसको टैक्स पे करना, दैट इज टैक्सेबल पर्सन। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स की जो बात है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चैप्टर में करेंगे। यहां पे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगा, वहां पे आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीएसटी पे कैसे करना है। जीएसटी पे कैसे करना है तो समझना, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। मान लीजिए राम करके एक सप्लायर है, उन्होंने 1 लाख रुपीस का गुड्स सप्लाई किया श्याम को। श्याम इज बायर, जिसे बोलते हैं रेसिपिएंट। बायर को जीएसटी में क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट, खरीदने वाला। तो 1 लाख रुपीस का सप्लाई किया, इसके ऊपर 18% की रेट से क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो नॉर्मल केस में क्या होगा, श्याम राम को कितना पेमेंट करेगा, 1 लाख रुपए का जो सामान खरीदा प्लस 18,000 जीएसटी, टोटल 1,18,000 का पेमेंट करेगा। तो राम इसमें से जो 18,000 जीएसटी उसे मिला है, मतलब सप्लायर को जो 18,000 जीएसटी मिला है वो गवर्नमेंट को क्या करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा देगा। ये नॉर्मल सिनेरियो में जो है काम करता है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जहां पे सप्लायर बायर से टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करवाता है, यही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कई बार गवर्नमेंट क्या होती है ना, गवर्नमेंट को लगता है कि यार इस सप्लायर को अपन नहीं पकड़ पाएंगे, ये सप्लायर ऐसा है कि इसको पकड़ के और उससे टैक्स भरवाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पकड़ नहीं पा रहे हो या पता ही नहीं चल रहा कहां सप्लाई हो गया, तो ऐसे केस में इस सप्लायर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई हम सप्लायर को छोड़ देते हैं, हम रेसिपिएंट के ऊपर ही क्या कर देते हैं, लायबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि अगर मान लीजिए यहां पे श्याम ने परचेज किया है तो श्याम को क्या करना है, 1 लाख रुपीस पे करना है राम को, सप्लायर को, और 18,000 रुपीस
उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा बाय रेसिपिएंट। तो जब डायरेक्टली रेसिपिएंट टैक्स पे करने लग जाता है गवर्नमेंट को, उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। जो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर का था, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका हो गया, रेसिपिएंट का हो गया। तो ऐसे केस में इसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मली सप्लायर इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एंड पे टू द गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन कुछ केसेस में गवर्नमेंट में नोटिफाई कुछ गुड्स और सर्विसेज, जिस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। तो नॉर्मल समझना टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी। सबसे पहले अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही है तो उसको असेस किया जाएगा वेदर ट्रांजेक्शन इज सप्लाई और नॉट सप्लाई। ठीक है, वो सप्लाई है या नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो ऐसे केस में टैक्स लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बिना सप्लाई के जीएसटी नहीं लगेगा। अगर सप्लाई है तो क्या होगा, हम ये देखेंगे कि ये सप्लाई टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। सर देखना, कोई भी अगर सप्लाई होती है तो गवर्नमेंट कुछ सप्लाईज के ऊपर टैक्स नहीं लेना चाहती तो उनको क्या कर देती है, एग्जेम्प्ट कर देती है। कहां पढ़ेंगे हम, एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर में हम ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स से अगर कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर वो सप्लाई टैक्सेबल है तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या ये सप्लाईज गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई हैं एज आरसीएम, क्या गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया एज आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर नोटिफाई किया गया है आरसीएम तो ऐसे केस में इन सप्लाईज के ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। जो परचेज करने वाला है, जो बायर है, वो टैक्स पे करेगा। अगर गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है आरसीएम तो नॉर्मल केस में क्या लगता है, हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो नॉर्मल जो हमारा जनरल रूल है दैट इज फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें सप्लायर टैक्स पे करता है। वो एक्सेप्शनल केस है जहां पे गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है, वहां पे रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता है, वरना सप्लायर ही टैक्स पे करता है। ये बात आपको समझनी है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से गुड्स नोटिफाई किए गए हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। तो यहां पे जो हम तीन चीजों को असेस करेंगे कि भैया नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, कौन से गुड्स हैं, नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स कौन से हैं, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है। अगर ये तीनों चीजें हमारी एंट्री से मैच खाती हैं दैट मींस वहां पे क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। तो समझिए, एग्रीकल्चर गुड्स बोला सबसे पहले। एग्रीकल्चर गुड्स कौन से, चार एग्रीकल्चर गुड्स, सारे गुड्स पे नहीं है, सारे एग्रीकल्चर गुड्स पे आरसीएम नहीं लगेगा, सिर्फ चार एग्रीकल्चर गुड्स है जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। कौन से, एक तो कैशू नट, काजू होते हैं, व्हाइट कलर के काजू होते हैं। अब व्हाइट कलर के काजू तो छिलने के बाद होते हैं, इसको पहले छीलने से पहले नोट शेल्ड और पील्ड, इसके ऊपर एक ब्राउन कवर होता है। तो ऐसे काजू जिनको छीला नहीं गया है, ऐसे काजू क्या कहलाते हैं, यहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएंगे और उसके ऊपर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। बीड़ी रैपर लीव्स, देखो बीड़ी आपने देखी है, सिगरेट देखी होगी, उसके जैसे एक बीड़ी होती है, तो उसमें क्या होता है, तंबाकू होता है और तंबाकू के ऊपर बीड़ी रैपर से लीव किया जाता है। बीड़ी रैपर की जो लीव होती है उससे रैप किया जाता है, उसके अंदर तंबाकू भरा जाता है। तो जो बीड़ी रैपर लीव है, जो उसके ऊपर रैप चढ़ाया गया बीड़ी के ऊपर लीव्स का, वो क्या है, उन्हें तेंदू लीव्स बोला जाता है, वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। अगर उसका सप्लाई होगा तो उसके ऊपर भी क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। उसके अलावा तंबाकू होता है, तंबाकू भी तंबाकू की पत्तियों से बनता है, तो जो पत्तियां उत्पादन हुआ है वो क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके ऊपर भी क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा तंबाकू लीव्स पे भी। उसके अलावा रॉ कॉटन, कच्ची रुई, रुई जो आप कॉटन यूज करते हो ना, जब किसान खेत से लेके आता है कच्ची रुई, उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग नहीं की होती, उस रुई के ऊपर भी क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। अगर सप्लाई किया है किसी एग्रीकल्चरिस्ट ने, किसी फार्मर ने, किसको, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ये क्यों किया, ये भी मैं लॉजिक बताऊंगा। देखो फार्मर होता है ना, फार्मर के ऊपर हमारे देश में देखोगे तो टैक्स लॉज बहुत ही लीनियंट रहते हैं। फार्मर से टैक्स वसूल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत भारी भरकम काम होता है, क्योंकि फार्मर इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, अगर होते भी हैं तो जो फार्मर ऐसा सेगमेंट है जहां से गवर्नमेंट टैक्स लेना प्रेफर नहीं करती है। ठीक है, तो फार्मर को नहीं पकड़ सकते। जब फार्मर सप्लाई करेगा तो किसको पकड़े, अरे भाई फार्मर भी अल्टीमेटली किसी इंडस्ट्री को बेचेगा ना। समझो, जो बीड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है वो फार्मर से बीड़ी रैपर खरीदेगी, तंबाकू बनाने वाली तंबाकू लीव्स खरीदेगी, जिसको रुई का यूज करना है वो रॉ कॉटन खरीदेगी। तो जब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है किसी फार्मर ने, तो भैया फार्मर से टैक्स नहीं लेंगे।
अगर आइडियली देखते तो फार्मर टैक्स पे करता, लेकिन यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन ने उस फार्मर से खरीदा है उससे हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स वसूल कर लेंगे। कौन से 4 प्रोडक्ट पे? कैश्यू नट, नोट शेल्ड और पील, बीड़ी रैपर लीव्स, तेंदुआ लीव्स, तंबाकू लीव्स, रो कॉटन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। ये बात करता है ऑयल्स की। ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं है, सरसों का तेल या फिर आपका आमंड ऑयल वगैरह नहीं है। ये ऑयल्स अलग ऑयल हैं जो मेडिकल पर्पस में ज्यादा काम में आते हैं, या मसाज, सोप वगैरह में, परफ्यूम वगैरह में, इन सब में काम आते हैं ये ऑयल्स। कौन से ऑयल है ध्यान रखना? अदर देन दोज ऑफ सिट्रस फ्रूट, नीचे नाम दिए गए हैं। पेपरमिंट, स्पीयरमिंट ऑयल, वाटरमिंट ऑयल, हॉर्समिंट ऑयल, बर्गामिंट ऑयल, मेंथा ऑर्गेनिस। इनके टेक्निकल नेम है मेंथा पिपरेटा, एक्स मेंथा स्पाइसाटा, एक्स मेंथा एक्वाटिका, एक्स मेंथ सिल्वेस्ट्रिस, एक्स मेंथा सिट्रेट। तो सर अगर इतना ही टेक्निकल लैंग्वेज याद होता तो सर हम साइंस कर लेते, मेडिकल कर लेते, डॉक्टर बन जाते सर। इतना कौन याद करेगा? तो ध्यान रखना, ये याद नहीं करना है। ये सिर्फ आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भैया एक्स मेंथा स्पाइसाटा आ गया, यस इसके ऊपर आरसीएम है। आपको ऐसे माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो आप उसको 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसा नहीं पूछेगा कि कौन कौन से ऑयल पे आरसीएम है, आपसे ये नहीं पूछेगा। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भैया ये ऑयल है, तो आपको डिटरमाइन करना है कि इसके ऊपर आरसीएम लगेगा कि फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। इतना सा बात है। तो यहां पे मैंने जिन ऑयल्स की बात करी, अगर वो सप्लाई किया है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया ये जो सेक्टर होता है ना, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। यहां पे जो सप्लायर होते हैं वो छोटे मोटे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट के लिए पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने बोला कि भैया जब ये किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो हम सीधा डायरेक्टली उस रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्स ले लेंगे। जो बंदा खरीदेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, कौन से ऑयल? याद रखना, पेपरमिंट ऑयल। याद करने के लिए देखो, इसको आप अपना तरीका लगा सकते हो। स्पीयरमिंट, वाटरमिंट मतलब पानी वाला, भाई पुदीना हो गया। हॉर्समिंट, घोड़े वाला पुदीना। आइडियली ये सिर्फ याद करने के लिए लॉजिक्स हैं जो आप याद कर सकते हो, ठीक है, तो बना सकते हो। तो ये जो ऑयल्स हैं, बर्गामेंट ऑयल, मेंथा ऑर्गेनिस, इसके ऊपर क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा। उसके अलावा थर्ड पॉइंट है सिल्क यार्न मेड फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कोकून। सिल्क यार्न कैसे बनता है? देखो छोटे मोटे कीड़े होते हैं सिल्क के, ठीक है, वो वॉर्म्स बोलते हैं। वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो लोग उनको पालते हैं, उन वॉर्म्स को, और पालते हैं तो वो अपने आसपास क्या बनाते हैं? एक रेशा बनाते हैं। रेशा बना के खुद को कवर कर लेते हैं, तो वो कोकून की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उनके आसपास जो रेशा क्रिएट होता है ना, वो क्या होता है? एक धागा होता है जिसे बोलते हैं सिल्क। तो लोग उस धागे को उखाड़ के और उसे सिल्क यार्न बनाते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न है, अगर उसने सिल्क वॉर्म या कोकून से या रॉ सिल्क से सिल्क यार्न बनाया है, सिल्क का रेशा बनाया है और सप्लाई किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स कौन पे करेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। उसके अलावा अगर लॉटरी का सप्लाई किया गया है, किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। सर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लॉटरी ऑर्गेनाइज नहीं करती, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं वो लॉटरी ऑर्गेनाइज करती हैं। आपने सुना होगा पंजाब गवर्नमेंट वाली लॉटरी, केरला गवर्नमेंट वाली लॉटरी, तो वहां पे आप लॉटरी परचेज कर सकते हो। तो क्या सरकार बेचती है? नहीं, सरकार अपने आगे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट नियुक्त करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन वगैरह पे वो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट्स की दुकान होती है, जहां से आप वो खरीद सकते हो लॉटरी। तो स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने जो सर्विसेज दिया है लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को, सप्लाई ऑफ लॉटरी का, लॉटरी क्या है? एक्शनेबल क्लेम है, और एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। तो ऐसे केस में इसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट पे करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करना नहीं चाहती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हमने जिसको बेचा है वो टैक्स पे करे। उसके अलावा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने और लोकल अथॉरिटी ने अगर कोई सप्लाई किया है यूज्ड व्हीकल का, यूज्ड गुड्स का, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स का, वेस्ट का, स्क्रैप का, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। कौन पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट की, ठीक है, उसने ट्रक कॉन्फिस्केट कर लिया जीएसटी एक्ट में। जीएसटी एक्ट में कहीं पे रेड मारी और ट्रक कॉन्फिस्केट कर लिया। अब गवर्नमेंट खुद के पास रख के क्या करेगी? सेल करेंगे। तो इन्होंने सेल कर दिया एबीसी लिमिटेड को 10 लाख रुपीस के लिए। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड है जीएसटी में।
टैक्स कौन पे करेगा? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कॉन्फिस्केटेड सीज्ड गुड्स अगर सप्लाई किए हैं किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो टैक्स कौन पे करेगा? वो रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। तो ऐसे केस में एबीसी लिमिटेड इसके ऊपर क्या करेगा? टैक्स पे करेगा। अच्छा ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होता, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ना खुद का अपना अच्छा अकाउंटिंग है, सब कुछ अपने हिसाब से संभालता है, टैक्स भी खुद पे करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज खुद से ही सब करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर सप्लाई कर रहा है यूज्ड व्हीकल और गुड्स, सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड गुड्स और वेस्ट और स्क्रैप, तो ऐसे केस में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज खुद टैक्स पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास कोई स्क्रैप पड़ा था, उसने सप्लाई किया XYZ लिमिटेड को जो रजिस्टर्ड है 8 लाख रुपीस के लिए, तो टैक्स कौन पे करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ही पे करेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करता है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ये क्या होते हैं सर? क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी बैंक होता है या एनबीएफसी वगैरह होती है, तो उनको सख्त ऑर्डर होते हैं आरबीआई के कि भैया अगर आप 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हो ना, तो इसमें से आपको 20% क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन देना है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर है। ठीक है। अब मान लीजिए एचडीएफसी बैंक ने ज्यादा लोन दे दिया प्रायोरिटी सेक्टर को, मान लो 25% दे दिया, और एक आईडीएफसी बैंक था जिसने 20% देना था पर 15% ही लोन दिया बैंक ने, किसको? एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो आईडीएफसी बैंक की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। तो अब आईडीएफसी बैंक के पास ऑप्शन है कि एचडीएफसी बैंक ने जो एक्सेस लोन दे रखे हैं उसका सर्टिफिकेट वो परचेज कर ले, उसे बोलते हैं पीएसएलसी सर्टिफिकेट। तो एचडीएफसी बैंक सेल करेगा आईडीएफसी बैंक को पीएसएलसी सर्टिफिकेट, उसके बदले में कुछ पैसा चार्ज करेगा। तो ये जो पीएसएलसी सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किए हैं, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव करेगा वो क्या करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। उसके अलावा मेटल स्क्रैप, अगर कबाड़ का सामान है, कोई मेटल का कबाड़ है, तो ध्यान रखना अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो जिस रजिस्टर्ड पर्सन ने रिसीव किया है वही उसके ऊपर क्या करेगा? टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। क्यों किया? क्योंकि कबाड़ का सामान आपको पता है बहुत सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो सप्लाई करते हैं जिनको गवर्नमेंट को पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने बोला जब वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली ये कहां पे जाएगा? किसी इंडस्ट्री में जाएगा स्क्रैप प्रोसेस होने के लिए। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो रजिस्टर्ड पर्सन को पकड़ के उससे हम क्या ले लेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स वसूल कर लेंगे। तो ये तरीका बताया। अगर आप गुड्स की कैटेगरी में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तभी यहां पे क्या लग रहा है? आरसीएम लग रहा है, वरना यहां पे आरसीएम नहीं लग रहा है। जब तक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तब तक गुड्स के केस में आरसीएम नहीं लग रहा है। सिर्फ लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को छोड़ के बाकी सब केस में जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तभी यहां पे आरसीएम लगाया जा रहा है। तो सर क्या ये हमें टिप्स पे याद करने पड़ेंगे? क्या हमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से गुड्स पे आरसीएम लगता है? नहीं बॉस, आपसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। आपसे क्या होगा? क्वेश्चन में मान लो कुछ दिया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतना सामान बेचा, तो आपको पता लगाना है कि भैया उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा कि रिवर्स चार्ज लगेगा। इस तरीके से आपको जज करना है। तो इसका मतलब आपको यह याद करने की जरूरत नहीं है, यह आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि बॉस क्या इसके ऊपर आरसीएम लगाना है या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगाना है। इसके ऊपर आपको किसी भी प्रकार का ऐसे या निबंध नहीं लिखना है, यह समझ लो। उसी प्रकार से जैसे गुड्स नोटिफाई किए गए हैं वैसे ही सर्विसेज भी नोटिफाई की गई हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी क्या होती है? जैसे मान लो मेरे को अगर कोई सामान भेजना है जयपुर से मुंबई, तो मैं सामान किसके थ्रू भेजूंगा? मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, रेलवे, रोड और एयरक्राफ्ट वगैरह, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा सामान किसके थ्रू जाता है? रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है। तो मुझे अगर जयपुर से मुंबई भेजना है तो मैंने किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को कांटेक्ट किया जिनका काम क्या होता है? जिनके ट्रक चलते हैं, भाई जयपुर से मुंबई वो सामान को पहुंचा देंगे। तो मैं उनके पास जाऊंगा तो जीटीए वाला क्या करेगा? जैसे ही मैं उसको सामान हैंडओवर करूंगा कि भैया ये लो सामान और इसको मुंबई पहुंचा दो, वो मुझे एक कंसाइनमेंट नोट इशू करेगा, जिसे बिल्टी वगैरह भी बोलते हैं। उसके अंदर लिखा होगा कि कौन सा सामान मैंने उसको हैंडओवर किया है, कहां से कहां तक पहुंचाना है और कितने अमाउंट का है, ये सारी बात लिखी होती है। जैसे ही जीटीए कंसाइनमेंट नोट इशू करता है ना, उसके बाद उस सामान को पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? जीटीए की हो जाती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी।
ठीक है, ये ट्रकों वाले लोग होते हैं। ठीक है, तो अगर गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में अगर आपने सर्विसेज लिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का बाय रोड, तो ध्यान रखना अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास दो ऑप्शन है, या तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर दे, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में खुद से टैक्स पे कर दे। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करता है जीटीए, तो ऐसे केस में क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा जीटीए की सर्विसेज पे। और अगर रेसिपिएंट है कोई रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, जो जीटीए की सर्विस ली है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी ने ली है, कोई फैक्ट्री ने ली है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ली है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने लिया है, कोई पार्टनरशिप फर्म ने लिया है, कोई एओपी ने लिया है, या कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ने लिया है, तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। सर इसमें तो आपने सबको कवर कर लिया, सबको कवर नहीं किया है, मैं आपको बता दूं यहां पे क्या क्या चीजें कवर नहीं हुई। सबसे पहले मैं आपको कुछ शब्दों का मतलब बता देता हूं। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है ऐसी कोई भी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेटेड है, जिनका खुद का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है। जैसे कोई कंपनी होती है कंपनीज एक्ट में, तो उसका खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, वो खुद एक नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी के अलावा एलएलपी, उसके अलावा फॉरेन कंपनी, ये सारे क्या कहलाते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट कहलाते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, समझो अगर कोई व्यक्ति राजस्थान में बिजनेस करता है नॉर्मली, और वो पंजाब में टेम्परेरी बेसिस पे जाके बिजनेस करना चाहता है, तो पंजाब में वो क्या कहलाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा। तो ये जो सारे रेसिपिएंट है उनको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा जीटीए की सर्विसेज पे। अब ध्यान रखना कुछ केसेस में जीटीए की सर्विसेज क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट होती हैं। और मैंने बताया था कि अगर कोई सर्विसेज एग्जेम्प्ट है तो भैया टैक्स ही नहीं लगेगा, और टैक्स नहीं लगेगा तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, ध्यान रखना जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी अगर प्रोवाइड की गई है टू फॉलोइंग पर्सन। खरीदने वाला अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल होगा, कोई ऐसा इंडिविजुअल व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उसको सर्विसेज प्रोवाइड कराई है जीटीए ने, तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अगर कोई डिपार्टमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, लेकिन रजिस्टर्ड हुए सिर्फ टीडीएस काटने के लिए, वरना उनका कोई पर्पस नहीं था, वो कोई सप्लाई नहीं प्रोवाइड कराते, वो सिर्फ रजिस्टर हुए सिर्फ टीडीएस काटने के लिए। अगर ऐसे कोई डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो उनको अगर जीटीए ने सर्विस प्रोवाइड कराई है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो टैक्सेबल ही नहीं है। और टैक्सेबल नहीं है तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा जो जीटीए सर्विसेज अगर प्रोवाइड की गई हैं फॉलोइंग गुड्स के लिए, मतलब अगर जीटीए ने ट्रांसपोर्ट किए हैं फॉलोइंग गुड्स, जो मैं बताने वाला हूं, तो ऐसे केस में उसकी जो सर्विसेज है वो एग्जेम्प्ट है। कौन से गुड्स, अगर जीटीए ने कोई रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, वहां के जो विक्टिम्स है उनको रिलीफ मटेरियल भेजा गया है जीटीए के थ्रू, तो ऐसे केस में उनकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी जीटीए की। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, भाई सेना का कोई सामान है इधर से उधर भेजा जा रहा है, तो जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी। कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन है, ट्रांसपोर्ट की जा रही है, जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, इधर से उधर किया जा रहा है, जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मिल्क है, दूध है, सॉल्ट, नमक और फूड ग्रेन, दाल, चावल और आटा, अगर ये सब चीजें आपने ट्रांसपोर्ट करी हैं जीटीए के थ्रू, तो जीटीए की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद अगर ट्रांसपोर्ट करी है तो जीटीए की सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जब सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी तो उसके ऊपर जीएसटी लगने का सवाल पैदा नहीं होता। एग्जेम्पशंस को डिटेल में डिस्कस किया गया एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर में, वहां पे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप एक बात समझना, मैं आपको यहां पे चार्ज चैप्टर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और एग्जेम्पशन, ये सारे प्रोविजंस को मिक्स करके पढ़ा रहा हूं। क्यों? तभी आपको पूरा बैकग्राउंड आ पाएगा, क्योंकि जब तक कोई चीज एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताना पड़ेगा ना कौन सी चीज एग्जेम्प्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूं, और जो टैक्सेबल होगी उसी पे आपका रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज की बात आएगी। चलिए अब टैक्स रेट की बात आती है। यहां पे ऑप्शन दिया गया कि जीटीए के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो देखो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट कर ले, लेकिन अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं करता है तो क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा तो जीटीए की सर्विसेज पे टैक्स रेट क्या होगी, 5% होगी, 5% होगी। और अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है तो जीटीए के पास दो ऑप्शन है,
या तो वो 12% की रेट से टैक्स पे करे या फिर वो 5% की रेट से टैक्स पे करे। और सर कोई भी ज्यादा क्यों पे करना चाहेगा, वो ऑब्वियसली 5% की टैक्स रेट ऑप्ट करेगा। लेकिन इसके पीछे कैच है, देखो मान लो एक जीटीए है, ठीक है, उसने एक ट्रक खरीदा 80 लाख रुपीस का, ठीक है, और इस 80 लाख रुपीस में मान लीजिए 15 लाख रुपीस का उसने क्या किया है, जीएसटी पे किया है, ये इसने परचेज किया है जीटीए ने। अब उसने पूरे साल में 3 करोड़ रुपीस की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, 3 करोड़ रुपीस की, इसके ऊपर मान लीजिए 18% का जीएसटी है, ठीक है, या मान लीजिए सॉरी 5% का जीएसटी, 18% की बात नहीं आएगी, 5% का जीएसटी, तो कितना हुआ 3 करोड़ इंटू 5%, 15 लाख रुपीस का जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। तो अगर मान लीजिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है तो बॉस जीटीए को कुछ पे नहीं करना, जो इसका रेसिपिएंट होगा उसको क्या करना है, ये 15 लाख रुपीस पे कर लेने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब इस पे टैक्स ही रेसिपिएंट ने पे किया है तो जीटीए इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, इस जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकता जो उसने परचेज किया था, ठीक है। अब मान लीजिए जीटीए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करता है, वो टैक्स रेट ऑप्ट करता है 5%, तो अब ये 15 लाख रुपीस पे करने की लायबिलिटी किसकी है, इस जीटीए की। ये जीटीए क्या करेगा, 15 लाख रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो क्या इस 15 लाख को पे करने में जीटीए इस 15 लाख का आईटीसी का यूज कर सकता है, नहीं कर सकता बॉस, क्योंकि यहां पे उसने टैक्स रेट क्या ऑप्ट किया है, 5% ऑप्ट किया है। तो जब भी टैक्स रेट 5% होगा तो जीटीए अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो कम रेट पे टैक्स पे कर रहा है। अगर वो यहां पे 12% की रेट ऑप्ट कर लेता है, 12% की रेट ऑप्ट कर लेता है, तो 3 करोड़ रुपीस पे 12% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 लाख रुपीस, कितना हो जाएगा 36 लाख रुपीस, ठीक है। तो 36 लाख रुपीस वो रेसिपिएंट से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। लेकिन जमा करवाते टाइम उसे पूरा 36 लाख जमा नहीं करवाना, वो अपने आईटीसी का यूज कर सकता है जो यहां पे उसने पे किया था 15 लाख रुपीस परचेज पे, तो वो नेट 20 लाख पे करेगा, 36 लाख पे नहीं करेगा। तो क्या समझ में आया कि अगर रेट 5% है तो जीटीए आईटीसी नहीं ले सकता है, लेकिन अगर रेट 12% है तो वो आईटीसी ले पाएगा। और एक बात और समझना कि ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ जीटीए पे है, आईटीसी की रेट चाहे 5% हो 12% हो, जो रेसिपिएंट ने टैक्स पे किया है ना, रेसिपिएंट उसका पूरा आईटीसी ले सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो restriction on availing ITC is for GTA and not for the recipient. Recipient can take full ITC if applicable tax rate is 5%. अब ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा सर फॉरवर्ड चार्ज है रिवर्स चार्ज है, तो अगर आपको क्वेश्चन में अनरजिस्टर्ड जीटीए दिया हुआ है, अरे भाई जो जीटीए अनरजिस्टर्ड है वो फॉरवर्ड चार्ज में कैसे पे करेगा, तो ऐसे केस में अगर अनरजिस्टर्ड जीटीए है तो आप ये मान के चलना कि वहां पे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाना है और 5% की टैक्स रेट से टैक्स पे करना है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया कि भैया जीटीए ने ऑप्ट किया कि नहीं किया, आप ये मान के चलोगे कि जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट नहीं किया और आपको आरसीएम में ही टैक्स पे करना है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट एंट्री, ये सबसे मेन एंट्री था। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं सेकंड एंट्री की, सर्विसेज अंडर जो नोटिफाइड है अंडर आरसीएम। तो सेकंड एंट्री बोलता है कि लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। तो लीगल सर्विसेज जब प्रोवाइड कराएगा एडवोकेट, मतलब ऐसा लॉयर जो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, सीनियर एडवोकेट जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एज ए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया है उसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए, फॉर्म ऑफ एडवोकेट मतलब जो एडवोकेट्स ने मिलकर फॉर्म बना ली, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब आर्बिट्रेशन करवाने वाला ट्रिब्यूनल जो दो लोगों में आर्बिट्रेशन करवाता है। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको, टू एनी बिजनेस एंटिटी, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एडवोकेट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, एक एडवोकेट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है XYZ लिमिटेड को, ठीक है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात हो रही है और यहां पे 20 लाख रुपीस की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है लीगल सर्विसेज। तो हमें देखना पड़ेगा कि XYZ लिमिटेड का पिछले साल का टर्नओवर कितना है, पिछले साल का टर्नओवर कितना है। तो हमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 का टर्नओवर देखना है। अगर पिछले साल का टर्नओवर जिस एंटिटी ने लीगल सर्विसेज रिसीव करी है उसका रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड तक है,
10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की जो रजिस्ट्रेशन के टर्नओवर का लिमिट था, अगर उतने तक है तो भैया जो ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई है ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, और एग्जेम्प्ट हो जाएंगी तो आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर उसका पिछले साल का टर्नओवर 22-23 में, क्योंकि 23-24 में सर्विसेज ली है, अगर 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख से एक्सीड करता है तो ऐसे केस में वो लीगल सर्विसेज क्या हो जाएंगी, टैक्सेबल हो जाएंगी। और टैक्सेबल होंगी तो किसमें होंगी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में होंगी। XYZ लिमिटेड भले ही रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है उससे फर्क पड़ता है, उससे डिटरमाइन होगा कि भैया वो जो लीगल सर्विसेज है वो टैक्सेबल है या नहीं है। हमें रेसिपिएंट का टर्नओवर देखना है। ध्यान रखना, अगर रेसिपिएंट अदर देन बिजनेस एंटिटी हो तो क्या होगा, तो भैया वो टैक्सेबल ही नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो अदर देन बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड टर्नओवर लिमिट, तो ऐसे केस में उसको सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, तो क्वेश्चन ऑफ आरसीएम डज नॉट अराइज। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहां पे बोलता है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, क्या होगा, आरसीएम लगेगा। लेट्स से एक डीपीएस स्कूल है, डीपीएस स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है और उसको स्पॉन्सर कर रहा है यहां पे कौन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है, ये स्पॉन्सर कर रही है किसको, डीपीएस के एनुअल फंक्शन को। ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, स्पॉन्सरशिप अलग होता है। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, अब देखो यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री डीपीएस को कितना पैसा देगी, मान लीजिए 50 लाख देगी, और डीपीएस रिलायंस का क्या करेगा, नाम दिखाएगा हर जगह पे, तो ब्रांडिंग हो रही है, मतलब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी जा रही है। किसने दी सर्विसेज, सप्लायर कौन है, डीपीएस स्कूल जिसने एनुअल फंक्शन कराया, और पैसा किसने दिया, रिलायंस इंडस्ट्री ने, जिसने पेमेंट किया वो क्या हो गया, रेसिपिएंट हो गया। तो यहां पे रिलायंस इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, रेसिपिएंट हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराई है एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति ने प्रोवाइड कराई हो, और किसको प्रोवाइड कराई हो, किसी पार्टनरशिप फर्म को या फिर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एलएलपी हो गया, कंपनी हो गई, फॉरेन कंपनी हो गई, तो ऐसे केस में वो पार्टनरशिप और बॉडी कॉर्पोरेट क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेंगे। अगर मान लीजिए यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री की जगह अंबानी खुद होता, अंबानी खुद होता मतलब इंडिविजुअल होता, तो ऐसे केस में आरसीएम नहीं लगता, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगता और डीपीएस स्कूल को इसके ऊपर क्या करना पड़ता, टैक्स पे करना पड़ता। उसके बाद फोर्थ एंट्री, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा, सेंटर या स्टेट की गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा, टैक्स आरसीएम में लग जाएगा। ध्यान रखना सर, अदर देन बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कराया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी जब किसी अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो एग्जेम्प्ट होता है। अच्छा, अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कराया तो इस केस में भी हम बिजनेस एंटिटी का पिछले साल का टर्नओवर देखेंगे कि भैया क्या उसकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो लिमिट होती है रजिस्ट्रेशन की वहां तक है। अगर वहां तक है तो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और एग्जेम्प्ट हो जाएगा तो आरसीएम और फॉरवर्ड चार्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मान लीजिए उसका टर्नओवर क्रॉस भी कर जाता है तो भी हम चेक करेंगे कि भैया जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है वो कितने की प्रोवाइड की गई हैं। अगर 5,000 रुपए तक की सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी के द्वारा, तो वो एग्जेम्प्ट होती है, तो ऐसे केस में आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर सर्विसेज 5,000 रुपए से ज्यादा होंगी, 5,000 से ज्यादा होंगी, तभी टैक्सेबल होगा, और टैक्सेबल होगा किसमें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां पे क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। कौन से केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, ध्यान रखना 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसमें हमेशा क्या लगता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है। कौन से ऐसे केसेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो ये इंडियन पोस्ट है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, तो आपने कभी स्पीड पोस्ट करवाया हो तो कभी आपने स्पीड पोस्ट करवा के गवर्नमेंट को पैसा जमा करवाया जीएसटी के नाम पर, नहीं, क्योंकि वो जो इंडियन पोस्ट वाले हैं वो आपसे स्पीड पोस्ट के पैसे में जीएसटी भी कलेक्ट कर लेते हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं। कभी आपने रेलवे का टिकट बुक कराया हो एसी कोच का, तो रेलवे वाले खुद आपसे जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। इंडियन पोस्ट के केस में और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज दे रही है, जैसे गवर्नमेंट का कोई रोडवेज वगैरह का काम है, वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा।
उसके अलावा अगर गवर्नमेंट सर्विस दे रही है किसी एयरक्राफ्ट और वेसल को इनसाइड और आउटसाइड द पोर्ट, तो ऐसे केस में उसके ऊपर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। उसके बाद गवर्नमेंट के रिलेटेड एक और एंटिटी है कि अगर गवर्नमेंट ने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी ने। इन लोगों ने अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज प्रोवाइड कराई है, मान लो कोई म्यूनिसिपैलिटी है, उसके पास दुकानें पड़ी है, शॉप्स पड़ी है, उसने शॉप्स किसी को रेंट पे दी है, तो ऐसे केस में अगर वो दी गई है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, ये अलग एंट्री ध्यान रखना, यहां पे क्या बोला, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। लेकिन ध्यान रखना, अगर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, अगर यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, अगर उसने अपना कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो बॉस यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के केस में। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, सर्विस ऑफ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज फॉर कंस्ट्रक्शन बाय एनी पर्सन। देखो, अगर किसी के पास जमीन है, उसने किसी बिल्डर को जमीन दे दी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट दे दिया, बिल्डर को बोला कि भैया ये जमीन तेरी, इसके ऊपर तू क्या बना दे? बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग बना के बेचना और मेरे को इसके बदले में क्या दे दे? पैसा दे दे। या फिर आपने उसको लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया 30 ईयर्स या उससे ज्यादा के लिए कि भाई तू इसके ऊपर बिल्डिंग बना और बेच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास आपने बिल्डर को ये जगह दे दी, तो बिल्डर को क्या बोलते हैं? प्रमोटर। ठीक है, तो अगर किसी ने अपनी जमीन एज अ ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट और लॉन्ग टर्म लीज पे दे दिया है किसी बिल्डर को, और बिल्डर उसके ऊपर बिल्डिंग वगैरह बना रहा है, तो वो जो आपने लीज पे दिया है उसके बदले में जो पैसा मिलेगा ना बिल्डर से, उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और बिल्डर ही उसके ऊपर क्या करेगा? टैक्स पे करेगा, वो प्रमोटर ही टैक्स पे करेगा। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो जमीन आपने रेंट पे दिया है, लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट दिए हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर दिया प्रमोटर ने, और उस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स थे वो फ्लैट्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले ही बिक गए, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होने से पहले ही बिक गए। इसका मतलब क्या होगा? यहां पे जो फ्लैट सेल होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे, हमने सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ा था। तो अगर फ्लैट्स टैक्सेबल हो जाएंगे तो गवर्नमेंट ने बोला जिस जमीन के ऊपर फ्लैट बने हैं उस जमीन के ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो ऐसे केस में ये जो सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और एग्जेम्प्ट होगी तो आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर फ्लैट बाद में बिकते हैं तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो जमीन है उसके ऊपर टैक्स लेगी, और जमीन के ऊपर टैक्स लेगी तो ऐसे केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, अगर किसी डायरेक्टर ने सर्विस दिया है, जो कंपनीज के डायरेक्टर होते हैं, अगर उन्होंने सर्विसेज दिया है किसी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को, तो ऐसे केस में क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को ही उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? टैक्स डिस्चार्ज करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखने वाली बात है, हमने शेड्यूल 3 में पढ़ा था कि कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के क्या होते हैं? एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर उनको कोई सैलरी दी गई है, वो कैसे पता लगेगा? अगर टीडीएस कटा है अंडर सेक्शन 192, इसका मतलब डायरेक्टर्स को क्या दी गई है? सैलरी दी गई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा? शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 का मतलब सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं है तो आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते, तो उनके ऊपर डेफिनेटली टीडीएस 192 वाला नहीं कटेगा, उसके अलावा कटेगा। और जब 192 के अलावा टीडीएस कट रहा है, इसका मतलब डायरेक्टर ने सर्विसेज दी है। जैसे मान लो कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का डायरेक्टर सिटिंग फीस मिलता है, तो वो किस में टैक्सेबल हो जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने सर्विसेज दिया है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, नॉट एज अ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर के पास एक खाली फ्लैट पड़ा था, उसने कंपनी को गेस्ट हाउस बनाने के लिए दे दिया, उसके बदले में उसे रेंट मिल रहा है, तो उसने जो गेस्ट हाउस दिया है ना, वो डायरेक्टर की कैपेसिटी में नहीं दिया, उसने एज अ ओनर की कैपेसिटी में अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दी है। तो ऐसे केस में वहां पे आरसीएम का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने एज अ डायरेक्टर की कैपेसिटी में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज दे रहा है किसी इंश्योरेंस कंपनी को, तो भैया टैक्स कौन पे करेगा? जिसका इंश्योरेंस बिजनेस है। क्योंकि हमारे देश में इतने इंश्योरेंस एजेंट है भाई, एक एक को गवर्नमेंट पकड़ने जाएगी तो बहुत दिक्कत है। अब गवर्नमेंट ने बोला हम नहीं पकड़ेंगे, हम इंश्योरेंस एजेंट्स को नहीं पकड़ेंगे, हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज बहुत लिमिटेड है, तो गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस कंपनीज को पकड़ लिया। जो जो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस एजेंट्स की सर्विसेज लेंगी, उनको जब पेमेंट करेंगी तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर देगी इंश्योरेंस कंपनीज। तो ऐसे केस में यहां पे आरसीएम लग जाता है इंश्योरेंस एजेंट्स के केस में।
उसके अलावा मान लो रिकवरी एजेंट्स ने सर्विसेज दिया है बैंक, एफआई और एनबीएफसी को। जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, ये लोन देते हैं। अब लोन अगर रिकवर नहीं हो पाता तो भैया फोर्सफुली रिकवर करना पड़ता है, उसके लिए रिकवरी एजेंट्स को नियुक्त किया जाता है। तो रिकवरी एजेंट्स का काम क्या है? लोन को रिकवर करके लाएंगे और इसके बदले में इन्हें बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी क्या देगा? पैसा देगा। तो रिकवरी एजेंट ने जो सर्विसेज दिया है बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को, उसके ऊपर आरसीएम लगेगा और टैक्स कौन पे करेगा? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी। ऐसा क्यों किया गया? भैया वो ऑलरेडी वसूली भाई है, उससे जीएसटी क्या वसूल हो गया। तो ऐसे केस में रिकवरी एजेंट से गवर्नमेंट पंगा नहीं लेगी और सीधा बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी को बोला कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर दो। उसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, कोई बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये क्या होते हैं? ये बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी के एजेंट की तरह काम करते हैं। ये उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उनके प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं, तो ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कहलाते हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर इंडिविजुअल है, ध्यान रखना इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, तो ऐसे केस में अगर उसने सर्विसेज प्रोवाइड कराई है बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को, तो क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन मान लो यही डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर पार्टनरशिप फर्म होता, एलएलपी होता, कंपनी होता, तो क्या होता? तो ऐसे केस में फिर आरसीएम नहीं लगता, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ही उसके ऊपर टैक्स पे करता। उसके बाद अगर मान लीजिए किसी बिजनेस फैसिलिटेटर ने सर्विसेज दिया है किसी बैंकिंग कंपनी को, बिजनेस फैसिलिटेटर और एक होता है बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, ये दोनों क्या होते हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। ये एक तरह से जहां जहां पे बैंक नहीं पहुंच पाता, कुछ रूरल एरियाज होते हैं जहां पे बैंक काम नहीं कर पाता, कुछ अर्बन एरियाज भी होते हैं जहां पे काम नहीं कर पाता, तो वहां पे बैंक के बिहाफ पे बैंक के प्रोडक्ट्स को सेल करना, उसके बिहाफ पे डील करना, ये जो काम करते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट करते हैं। तो अगर किसी बिजनेस फैसिलिटेटर ने, देखना दोनों अलग चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर है, उसने किसी बैंकिंग कंपनी को सर्विस दिया है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। लेकिन अगर किसी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट ने, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ने अगर सर्विस दिया है किसी बैंकिंग कंपनी को, तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। सिर्फ बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को देगा तभी आरसीएम लगेगा। अब बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, इनके भी आगे क्या होते हैं? एजेंट होते हैं, जो बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को सर्विस देते हैं। तो अगर एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर ने अगर सर्विस दिया है बिजनेस फैसिलिटेटर को, तो भैया टैक्स किस में लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। जो उसका एजेंट है वही टैक्स पे करेगा। कुल मिलाकर बिजनेस फैसिलिटेटर के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का एजेंट है तो सर्विसेज प्रोवाइड कराइए एजेंट ने किसको? बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को, तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? ये बिजनेस कोरेस्पोंडेंट पे करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कुल मिलाके बिजनेस कोरेस्पोंडेंट को ही टैक्स पे करना है, चाहे वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कराए तो फॉरवर्ड चार्ज में, जब वो अपने एजेंट से सर्विसेज रिसीव करे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट और उनके जो एजेंट हैं, अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं किसी रूरल ब्रांच के रिलेटेड, तो उनकी सर्विसेज क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट होती हैं, और एग्जेम्प्ट होगी तो आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये जो आरसीएम की कहानी आती है वो तभी आती है अगर आप किसी अर्बन ब्रांच के रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके बाद आरबीआई की ओवरसीइंग कमेटी, आरबीआई एक ओवरसीइंग कमेटी बनाता है, उसके मेंबर उसमें काम करते हैं। अब वो जो मेंबर काम करते हैं उनको आरबीआई क्या देता है? कुछ पैसा देता है, रेम्यूनरेशन देता है। तो उन मेंबर्स ने जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई है आरबीआई को, तो उसके ऊपर जो जीएसटी पे करेगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आरबीआई ही पे करेगा। उसके बाद सिक्योरिटी लैंडिंग सर्विस, सप्लाई अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ा था। ये क्या होता है कि भैया एक व्यक्ति के पास अगर सिक्योरिटी शेयर्स एक्स्ट्रा पड़े हैं तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए रेंट पे दे देता है शेयर, जिसको इसकी जरूरत है। उसके बदले में वो क्या चार्ज करता है? लैंडिंग फीस चार्ज करता है। तो जिस व्यक्ति ने ये शेयर्स रेंट पे लिए हैं, जो बोरोवर है, सिक्योरिटी बोरोवर है, वो व्यक्ति क्या है? रेसिपिएंट, और जो रेंट देगा मतलब रेसिपिएंट सिक्योरिटी बोरोवर है, और जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा वो लेंडर है। तो यहां पे जो टैक्स पे करेगा वो कौन पे करेगा? सिक्योरिटी बोरोवर अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, सिक्योरिटी की सर्विसेज ये कौन सी है? ये वो वाली सिक्योरिटी की सर्विसेज है जहां पे दूसरों के सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। अब इसमें सिर्फ वही सिक्योरिटी सर्विसेज आएगी बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल।
अगर आप जो सेफ्टी की सर्विसेज दे रहे हो वो सिक्योरिटी पर्सनल सप्लाई करके दे रहे हो, ठीक है, मतलब किसी को गार्ड चाहिए थे अपने आसपास 4 गार्ड, तो उसने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से बात करी तो उन्होंने 4 गार्ड प्रोवाइड कर दिए। तो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर गई सिक्योरिटी सर्विसेज किसके द्वारा? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट के द्वारा। तो जो यहां पे सप्लायर होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सर बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो भैया फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, रिवर्स चार्ज का सवाल पैदा नहीं होता। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है सप्लायर और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा और उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। अगर सप्लायर क्या है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में आरसीएम लग जाएगा। ध्यान रखना आरसीएम नहीं लगेगा कुछ केसेस में, ध्यान रखना। अगर जो ये सिक्योरिटी सर्विसेज ली है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने, ये क्या होता है इसी लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने अगर सिक्योरिटी सर्विसेज ली हैं तो उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा, ये भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है। डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी, ये लोग भी अगर रजिस्टर्ड हैं तो भी इनके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा अगर ये रजिस्टर्ड हैं ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस पर्पस, तो ऐसे केस में इनके ऊपर भी आरसीएम नहीं लगेगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करेगा जो भी सप्लायर है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई म्यूजिक कंपोजर है जो म्यूजिक कंपोज करता है, नया नया म्यूजिक बनाता है, कोई फोटोग्राफर है फोटो खींचता है यूनिक, आर्टिस्ट है पेंटिंग वगैरह बनाता है, कोई ऑथर है जो बुक वगैरह लिखता है, अगर उसने अपना कॉपीराइट ट्रांसफर किया है, मतलब जो उसने यूनिक चीजें बनाई है उसको यूज करने का जो राइट है उसने ट्रांसफर कर दिया किसको? किसी म्यूजिक कंपनी को, किसी प्रोड्यूसर को, किसी पब्लिशर को, जिसके बदले में जो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और पब्लिशर है वो पैसा देंगे इनको। तो ऐसे केस में टैक्स कौन पे करेगा? रेसिपिएंट पे करेगा, जो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और पब्लिशर इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर और पब्लिशर को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखने की बात ऐसी है, यहां पे ऑथर जो बुक लिखता है ना, सिर्फ उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि ऑथर चाहे तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करता है, वो खुद टैक्स पे कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। क्या क्या? उसको एक तो जीएसटी में रजिस्टर होना पड़ेगा, रजिस्टर होने के बाद उसे एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट करना चाहता है, ये अब वो डिक्लेरेशन देगा। उसके बाद जिस दिन से उसने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया है उसके 1 साल तक वो इस ऑप्शन को ऑप्ट आउट नहीं कर सकता। लेट्स से उसने 1 सितंबर 2024 को ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ऑप्ट किया, तो उसके बाद 1 सितंबर 2025 तक ये इस ऑप्शन से बाहर नहीं आ सकता है, तो उसे सोच समझ के ऑप्शन लेना पड़ेगा। उसके अलावा जब वो इनवॉइस इशू करेगा पब्लिशर को, तो उसके ऊपर लिख के इशू करेगा कि भैया वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर रहा है, ताकि पब्लिशर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे ना करना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, सर्विस ऑफ रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग बाय एनी पर्सन। ध्यान रखना रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का मतलब क्या है? रहने की जगह, मतलब कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, घर हो गया, फ्लैट हो गया, इस तरीके की प्रॉपर्टी। अगर किसी भी व्यक्ति ने रेंट पे दिया है, किसी भी व्यक्ति ने अगर रेंट पे दिया है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, अब वो रजिस्टर्ड पर्सन चाहे उसे रेजिडेंस के लिए यूज करे, चाहे उसे कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा केस है तो उसमें क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी गई है, कॉमर्शियल स्पेस की बात नहीं हो रही, और किसको दी गई है? रजिस्टर्ड पर्सन को। एक बात और ध्यान रखना, अगर ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंस के लिए दिया गया हो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। और अगर मान लीजिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को भी दिया गया है रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, और वो भी किसके लिए? रेजिडेंस के लिए, और वो रजिस्टर्ड पर्सन कौन है? प्रोप्राइटर, बाकी की बात नहीं हो रही, सिर्फ प्रोप्राइटर, और वो खुद के रहने के लिए यूज करता है, पर्सनल कैपेसिटी में यूज करता है। तो भैया जब कोई प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड है जिसने खुद के यूज के लिए अगर प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंस, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है, और एग्जेम्प्ट होता है तो आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाकी केसेस जहां पे एग्जेम्प्ट नहीं होता है और आपने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दिया है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, मान लीजिए कोई कॉमर्शियल स्पेस है, कोई मॉल है, कोई सिनेमा है, कोई आपकी शॉप है, जिसको आपने रेंट पे दिया है,
किसने दिया है, सप्लायर कौन होना चाहिए, यहां पे अनरजिस्टर्ड पर्सन बात किया गया है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन है और जो रेसिपिएंट है जिसको रेंट पे दिया गया है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में टैक्स किसमें पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा उस रजिस्टर्ड पर्सन को। ध्यान रखना, सप्लायर कौन होना चाहिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ये बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद ये लास्ट एंट्री है आपकी आरसीएम की सर्विसेज में, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। तो अगर आपने कोई मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है, कोई मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है, लेट्स से आपने दिल्ली से जयपुर जाना था, आपका आने जाने का पूरा होगा 500 किलोमीटर, तो आपने उसके लिए क्या किया, एक गाड़ी रेंट पे ले ली जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, मतलब पैसेंजर कैरी करने के लिए, ना कि गुड्स को कैरी करने के लिए, सिर्फ पैसेंजर वाले पे। वेयर फ्यूल कॉस्ट इज इंक्लूडेड, आपने सामने को वाले को बोला कि भैया 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मैं आपको पर किलोमीटर 15 रुपीज के हिसाब से क्या दूंगा, आपको पैसा दूंगा। तो 500 किलोमीटर है तो 15 रुपीज की रेट से आपका 7500 रुपए मैं आपको दूंगा, आप मुझे गाड़ी पे लेके जाओगे, उस गाड़ी में फ्यूल वगैरह भरवाना वो सारा आपका काम है, तो सप्लायर ही उसकी सारी कॉस्ट वगैरह बोन करेगा। ये जो 15 रुपीज है ये फाइनल प्राइस है। तो अगर ऐसा कोई आपने सर्विसेज लिया है, मोटर व्हीकल रेंट पे लिया है टू डिजाइन कैरी पैसेंजर, जिसमें फ्यूल कॉस्ट भी आपका इंक्लूडेड है, जो आप पैसा पे कर रहे हो उसके अंदर फ्यूल कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, तो ऐसे केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा या आरसीएम लगेगा, ये डिपेंड करता है कैसे। अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट, तो क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तो भी क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन अगर सप्लायर आपका अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे केस में सप्लायर के पास ऑप्शन है कि सप्लायर अगर 12% की रेट ऑप्ट करता है तो भैया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वो 5% की रेट ऑप्ट करता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद एक बात ध्यान रखना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये दोनों में क्या होता है, फर्क होता है। जैसे आपने दिल्ली से जयपुर जाना था, वापस आना था, तो आपने किराए पे किया, तो आपने उसको बोला कि भैया मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा, अब कौन से रास्ते से जाना है, कब जाना है, कितने बजे वापस आना है, ये सब डिसाइड कौन करेगा, रेसिपिएंट करेगा जिसने सर्विसेज ली है। तो इसे बोलते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज, जहां पे टाइम और जब आना है, कब जाना है, कैसे जाना है, वो सब डिसाइड कौन करता है, रेसिपिएंट डिफाइन करता है शेड्यूल और रूट। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली से जयपुर जा रहा था, आपको भी जाना था, तो आपने उसको 1000 रुपए दिए और उसे बोला कि भैया मुझे भी जयपुर छोड़ देना, तो ऐसे केस में अब आप डिसाइड नहीं करोगे कि कैसे जाना है, वो जा रहा था, आप उसके साथ चले जाओगे, उसने आपने उसके बदले में पैसा दे दिया। तो दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जहां पे रूट और शेड्यूल पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, रेसिपिएंट का उसमें कोई भी से नहीं होता। तो यहां पे जो आरसीएम की बात होती है ना, वो सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे होती है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगेगा। तो इस एंट्री में कुछ बातें आपको क्या ध्यान रखनी है, आपको सबसे पहले देखना है कि मोटर व्हीकल रेंट पे लिया गया है, मोटर व्हीकल रेंट पे लिया गया है, ना कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है। दूसरा, कैरी पैसेंजर, भाई यहां पे लोगों को कैरी करने के लिए आपने ये रेंट पे लिया है। थर्ड, फ्यूल कॉस्ट आपकी कंसिडरेशन में इंक्लूड होनी चाहिए, फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड। उसके बाद और क्या देखना है कि भैया जो सप्लायर है वो सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो टैक्स रेट आपने सेलेक्ट करी है वो 5% करी है, तब जाके यहां पे क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये किन केसेस के लिए किया गया, तो समझना, ये बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, डिलॉयट, बीसीजी वगैरह, वो अपने एम्प्लॉइज को यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हैं, तो बहुत सारे गाड़ी वालों की सर्विसेज लेते हैं। अब वो गाड़ी वाले क्या होते हैं, जिनके पास एक एक गाड़ी है, वो वहां पे सर्विसेज देते हैं। तब ऐसे लोगों को गवर्नमेंट पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ड्राइविंग वाला। तो ऐसे केस में इन बीसीजी डिलॉयट वालों को पकड़ेंगे, जो लोग सर्विसेज लेते हैं कि भैया आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे करो, ठीक है। चलिए, उसके बाद कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई होती हैं।
और भैया जब सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई होंगी तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, आईजीएसटी। तो उन्हें आईजीएसटी के अंदर, आरसीएम के अंदर नोटिफाई किया गया है। ऐसी कौन सी सर्विसेज है, तो बोला गया सर्विसेज बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब ऐसे व्यक्ति के द्वारा सर्विसेज जो कि आउट ऑफ इंडिया बैठा है, आउट ऑफ इंडिया बैठा हुआ व्यक्ति अगर सर्विसेज दे रहा है किसी व्यक्ति को टू एनी पर्सन अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो इंडिया में बैठे हुए किसी व्यक्ति को अगर सर्विसेज दे रहा है तो उस पर क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहने का मतलब अगर मैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा हूं, आउट ऑफ इंडिया से मैं सर्विसेज ले रहा हूं, तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ बंदा जो सर्विस ले रहा है अगर वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। अब ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होता है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट मींस एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग ओआईडीएआर सर्विसेज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है, मेरे जैसा व्यक्ति जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा, अगर मैं ओआईडीआर सर्विसेज लेता हूं, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज लेता हूं, मान लो मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, अब मैं इंडिया में बैठा हूं, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो भैया अब गवर्नमेंट का मेरे से टैक्स मांगने आएगी, नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर जो नेटफ्लिक्स है उसे बोलेगी कि भैया आपको टैक्स पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अगर मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैं एबीसी लिमिटेड हूं, मेरे को मेरा डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज चाहिए, मैंने गूगल की क्लाउड स्टोरेज परचेज करी, अब आउट ऑफ इंडिया वाला गूगल मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इंडिया में, लेकिन आई एम नॉट अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, तो ऐसे केस में मुझे ही टैक्स पे करना पड़ेगा उन सर्विसेज पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। एक बात ध्यान रखना, अगर कोई व्यक्ति रजिस्टर्ड है ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, तो ऐसे केस में वो भी क्या माना जाएगा, अनरजिस्टर्ड माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। एक बात समझना, बहुत सारी टाइम इंपोर्ट ऑफ सर्विस जो होती है ना वो एग्जेम्प्ट होती है, हम एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस एग्जेम्प्ट है तो वहां पे फिर आरसीएम लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये बात आपको क्लियर है। अब सर हमने ना बहुत सारी एंट्रीज में देखा, ऑलमोस्ट सब एंट्रीज में लिखा था लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब लगभग सारी एंट्रीज में क्या लिखा था कि रेसिपिएंट कहां पे है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तभी आरसीएम लगेगा। ये क्यों लगाया गया भाई, ये पॉइंट क्यों लिखा जाता है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, समझो हमने नॉर्मली टैक्स किससे भरवाते हैं, सप्लायर से टैक्स भरवाते हैं, हमने अब रेसिपिएंट से टैक्स भरवाना चालू किया आरसीएम में, क्यों, क्योंकि हम सप्लायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो हमने बोला भैया रेसिपिएंट टू टैक्स पे कर देना। अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया होगा तो क्या गवर्नमेंट के लिए इजी है कि आउट ऑफ इंडिया वाले बंदे से टैक्स भरवा ले, बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, गवर्नमेंट आउट ऑफ इंडिया वाले बंदे से इंडिया में टैक्स भरवाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे केस में फिर उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी डालने का कोई मतलब है क्या, जो आउट ऑफ इंडिया बैठा है, नहीं। तो ऐसे केस में आरसीएम की लायबिलिटी रेसिपिएंट पे तभी डाली जाती है जब वो लोकेटेड हो इन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया के अंदर लोकेटेड हो, तभी उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आती है। अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है तो उसके ऊपर यहां पे लायबिलिटी नहीं आती है आरसीएम की, ठीक है। चलिए अब आरसीएम के रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, मैंने बॉडी कॉर्पोरेट आपको बताया क्या होता है, मींस एनी इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी विच हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, जैसे एलएलपी हो गया, कंपनी हो गया, इसमें फॉरेन कंपनी को भी इंक्लूड किया जाता है जो कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है। उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। उसके अलावा जहां जहां पे मैं एलएलपी की बात करूंगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वहां पे एलएलपी के अंदर पार्टनरशिप फर्म को भी इंक्लूड किया जाएगा, और जहां जहां पे मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा वहां पे पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी को भी इंक्लूड किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन क्या सर पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट में आएगा, नहीं आएगा, भले ही बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आता है और एलएलपी में पार्टनरशिप फर्म आता है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में पार्टनरशिप फर्म नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी नहीं है, उसका अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो पार्टनरशिप फर्म को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोला जा सकता। उसके बाद जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा तो सारा कंप्लायंस का बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, रेसिपिएंट के ऊपर आ जाएगा। सारा जो टैक्स वगैरह भरवाना है वो किसको भरवाना है, रेसिपिएंट को भरवाना है, लेकिन इनवॉइस कौन इशू करेगा। तो उसमें बोला गया है कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है
अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर तो भले ही आरसीएम लग रहा हो, इनवॉइस कौन इशू करेगा? सप्लायर इशू करेगा। और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट को ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। उसे बोलते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग, कि भैया मैंने ही सामान खरीदा, मैं ही खुद को इनवॉइस कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ इनवॉइसिंग, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है आरसीएम के अंदर। अब ध्यान रखना, अगर कोई मान लीजिए ऐसा सप्लायर है जो सारी की सारी सर्विसेज और गुड्स ऐसे प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर आरसीएम लगता है, तो इसका मतलब उस सप्लायर को तो टैक्स ही पे नहीं करना, क्योंकि सारा टैक्स कौन पे करने वाला है? रेसिपिएंट पे करने वाला है। जैसे मान लो कोई लॉयर है, तो लॉयर की सारी सर्विसेज या तो एग्जेम्प्ट होती हैं या टैक्सेबल होती हैं अंडर आरसीएम, तो इसका मतलब लॉयर को तो टैक्स ही पे नहीं करना, तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करेगा? तो ऐसे केस में ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी सप्लायर इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, तो ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, भले उसका टर्नओवर ज्यादा हो जाए। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या आ रही है? लायबिलिटी आ रही है। ठीक है, हमने बहुत जगह पे वर्ड यूज किया बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, तो मान लो वो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, ना ही उसका टर्नओवर क्रॉस हुआ है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ गई, तो आरसीएम की लायबिलिटी पे करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली, भले उसका टर्नओवर एक्सीड ना हुआ हो। ये आपका जो आरसीएम वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब देखो, आरसीएम में ऐसा नहीं है कि आपको टिप्स पे याद करना है, लिस्ट याद करनी है, नहीं, आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए क्वेश्चन में कि बॉस ये जो पॉइंट है यहां पे आरसीएम लगेगा। एक बात समझ लो, ये जो आईसीआई है ना, आईसीआई आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहां पे पिन पॉइंट करके पूछता है। जैसे मान लो यहां पे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज वाले में पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट है, तो आपको आईसीआई क्या दे देगा? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म दे देगा और बोलेगा कि भैया अब क्या होगा। तो ऐसे केस में कंफ्यूज मत हो जाना, सारी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे आरसीएम नहीं लगता, सिर्फ अगर पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कराया ना तभी आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, या आपको मान लीजिए कोई एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे देगा, जैसे लीगल सर्विसेज है तो उसमें ऐसी बिजनेस एंटिटी दे देगा जिसका पिछले साल का टर्नओवर कम था, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। तो एग्जेम्प्ट है तो आरसीएम का सवाल ही कहां पैदा होता है। लेकिन आप ऐसा मत हो जाना, मतलब लीगल सर्विसेज देखा नहीं और आरसीएम लगा दिया, ऐसा नहीं। पहले चेक करो कि क्या वो सर्विसेज एग्जेम्प्ट तो नहीं है, अगर एग्जेम्प्ट नहीं है तो आरसीएम का सवाल ही पैदा नहीं होगा, टैक्स ही नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आपके क्वेश्चंस में आपको एक्यूरेसी मिलेगी, आपको नंबर आएंगे। ये पिन पॉइंट्स जो है ना आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लो बिजनेस फैसिलिटेटर के केस में बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है, लेकिन वही रिकवरी एजेंट की बात करोगे तो वहां पे बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी सबकी बात हो रही है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में बात करोगे तो सिर्फ बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी की बात हो रही है। तो ये इस तरीके के जो पिन पॉइंट्स है ना आपको मिलेंगे। अब आपको याद कैसे करना है? इनको सेक्टर वाइज डिवाइड कर लो। अब जैसे मान लो मैंने ये 4-5 बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड एंट्रीज थी, ये मैंने आपको साथ में लिख दी। ठीक है, तो आपको इजी हो जाएगा याद करना, 5 बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको सेग्रीगेट कर सकते हो। ये गवर्नमेंट के रिलेटेड 2 पॉइंट थे, तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको साथ में कर दिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मैं तरीके बता रहा हूं जिससे आप बेटर स्कोर कर पाओगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां पे कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम की। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम की बात करें तो ये क्या है? ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए स्कीम लाएगी। क्या है ये समझना। देखो क्या होता है कि जैसे ही आपका 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस करता है ना, तो आपको क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपके ऊपर बहुत सारे जीएसटी के कंप्लायंसेस आ जाते हैं। अब समझो अगर किसी व्यक्ति का 50 लाख रुपीस टर्नओवर है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जीएसटी के कंप्लायंस करने पड़ेंगे। देखा जाए अगर मान लो वो ट्रेडर है तो ट्रेडर के मार्जिन क्या रहते हैं? 2%, 3%, 4% के मार्जिन पे काम करता है। लेट्स से मैं 10% भी अगर मार्जिन ले लेता हूं तो कितना प्रॉफिट कमाएगा? 5 लाख रुपए। और उस 5 लाख रुपए में वो अपना घर चलाएगा कि जीएसटी का कंप्लायंस करेगा? तो ये उसके लिए बहुत टफ सिचुएशन थी। तो वो गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट ने उसे क्या दिया? कॉम्पोजिशन स्कीम दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि तू ऐसा कर, हम तेरे को कॉम्पोजिशन स्कीम देंगे, तो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लेना, तो तेरा जो कंप्लायंस का बर्डन है वो कम हो जाएगा। कैसे? जो नॉर्मल केस में आपको हर मंथ रिटर्न वगैरह फाइल करनी होती है, कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको रिटर्न बहुत कम फाइल करनी होती है, कंप्लायंस बर्डन कम हो जाता है।
नॉर्मली अगर आप ट्रेडर हो, मान लो आप 2 3 4 गुड्स बेचते हो, तो सब में आपको इनवॉइस करना पड़ता है, अलग अलग टैक्स रेट लगानी पड़ती है, सब कंप्लायंस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो ना, तो डायरेक्टली आपको गवर्नमेंट बोलेगी कि इतना तेरा टर्नओवर है, इसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज से आप क्या कर दो, टैक्स पे कर दो, डायरेक्टली बोल देगी। तो इस तरीके की कॉम्पोजिशन स्कीम दी गई ताकि आपको ज्यादा जीएसटी का कंप्लायंस ना करना पड़े, ठीक है, ताकि आपका जो कंप्लायंस बर्डन है वो कम हो जाए अगर आप छोटे टैक्स पेयर हो। तो यहां पे बोला गया फॉर रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन एंड प्रोवाइडिंग सिंपलर टैक्स मैकेनिज्म फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट ब्रॉट कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। दिस स्कीम इज नॉट कंपल्सरी। ये स्कीम कंपल्सरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। आप चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, चाहो तो ना करो, वॉलंटरी और ऑप्शनल है, आपके मन के ऊपर है। कौन सी? सबसे पहले कॉम्पोजिशन स्कीम आई अंडर सेक्शन 10(1), 10(2). ये सेक्शन 2 है पर स्कीम एक ही है, ठीक है। 10(1), 10(2) की स्कीम बोलते हैं इसको, कॉम्पोजिशन स्कीम। ये किन के लिए आई? ये उन लोगों के लिए आई जो सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, चाहे तो ट्रेडर हो चाहे हो मैन्युफैक्चरर। अगर गुड्स का सप्लाई करते हैं तो वो लोग ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। या फिर कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई है। बाकी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है। अच्छा, इसमें बोला गया कि अगर कोई ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर मतलब उसका टोटल सेल गुड्स एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर का वो अगर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, कि अगर उसका पिछले साल टर्नओवर 1.5 करोड़ को क्रॉस नहीं किया, तो ऐसे केस में वो इस साल क्या कर सकता है, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपको टोटल टर्नओवर के ऊपर टैक्स एक स्पेसिफाइड रेट से पे करना होता है। भले ही टैक्स रेट 18% हो, लेकिन गवर्नमेंट आपको एक बहुत ही कंसेशनल रेट बताएगी, उस रेट से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा टर्नओवर के ऊपर। अब 1.5 करोड़ की लिमिट है ना, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट में सिर्फ 75 लाख लिमिट है। कौन से में 1.5 करोड़ और कौन से में 75 लाख, वो हम बात कर लेते हैं। देखो 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपकी जो लिमिट लगेगी वो 75 लाख लगेगी। वो उन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में से ही कुछ 8 स्टेट हैं जिनके ऊपर लिमिट 75 लाख है। बाकी जितने भी स्टेट हैं उसके ऊपर लिमिट 1.5 करोड़ है। कैसे याद करोगे? आपको याद करना है ए आर रहमान का नेम सुमित है, ठीक है। अगर ये याद कर लोगे तो इससे आपको 8 स्टेट्स याद हो जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश, AR से अरुणाचल प्रदेश, MAN से मणिपुर, NA से नागालैंड, ME से मेघालय, S से सिक्किम, U से उत्तराखंड, M से मिजोरम, MI से T से त्रिपुरा। ये 8 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपका 75 लाख रुपीस का लिमिट एप्लीकेबल होगा। इनके अलावा अगर कोई भी स्टेट है, चाहे स्पेशल कैटेगरी है चाहे कोई है, कितना लगेगा? 1.5 करोड़ का लिमिट यहां पे एप्लीकेबल होगा। अब सर जो बाकी सर्विसेज वाले थे वो भी बोले गवर्नमेंट को कि सर हमें भी कॉम्पोजिशन स्कीम दे दो, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भैया तुम्हारे जो मार्जिन होते हैं वो हाई मार्जिन होते हैं, तो ऐसे केस में तुम तो ऑलरेडी बहुत पैसा कमा रहे हो तो जीएसटी का कंप्लायंस करो। तो उन्होंने बोला कि भैया हमारे लिए टर्नओवर की लिमिट कम रख दो, लेकिन हमें भी कॉम्पोजिशन स्कीम दे दो। तो गवर्नमेंट ने यहां पे दूसरा स्कीम लेके आया, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a). जो लोग 10(1), 10(2) की स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, ये 10(2)(a) वाली स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं अगर उनका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है। सारे स्टेट्स में 50 लाख का ही लिमिट है, किसी में अलग नहीं है। तो पिछले साल अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है तो वो टैक्स पे कर सकते हैं एट स्पेसिफाइड रेट। अच्छा, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर हमें पता लगाना है कि जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिमिट हमें पता लग गई कितनी है, लेकिन हमें हमारा टर्नओवर तो पता करना पड़ेगा कितना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर क्या बोलता है, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा? एग्रीगेट मतलब टोटल टर्नओवर। तो ध्यान रखना, टर्नओवर इज कैलकुलेटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन। मान लीजिए राम नाम का बंदा है जिसका एक ही पैन है, ठीक है, और उसने 3 जगह पे बिजनेस खोल रखा है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो राजस्थान में 40 लाख, हरियाणा में 30 लाख, पंजाब में 20 लाख। तो अब अगर इसका टर्नओवर कैलकुलेट होगा तो सब जगह का टोटल कैलकुलेट होगा। 40, 30, 20 कितना हो गया? 90 लाख टर्नओवर हो जाएगा। ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ पर्सन हैविंग सेम पैन। अब इसमें क्या आएगा, सारी आउटवर्ड सप्लाईज जो आप सेल करते हो, जो आप सप्लाईज देते हो, वो सारी आउटवर्ड सप्लाईज आएंगी। वो सप्लाईज भले ही टैक्सेबल हो, वो भले ही एग्जेम्प्ट हो, ठीक है, एक्सपोर्ट हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो,
ये सारी सप्लाई उसके अंदर आएंगी, चाहे किसी भी प्रकार की सप्लाई हो, आउटवर्ड सप्लाई जो आपने सेल किया है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, मान लीजिए आपने ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल किया, मान लीजिए सिगरेट सेल किया, 20 लाख का सिगरेट था, उसके ऊपर 3 लाख एक्साइज ड्यूटी थी और 4 लाख रुपए क्या था, जीएसटी। तो ऐसे केस में 20 लाख तो उसका वैल्यू आएगा ही आएगा, 3 लाख रुपीस का जो एक्साइज ड्यूटी पे किया गया है, जीएसटी के अलावा अगर कोई भी टैक्स पे किया गया है तो उसे भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाया जाएगा। तो यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर 23 लाख आ जाएगा। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी भी इंक्लूड होंगे। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होगा, अगर कोई इनवर्ट सप्लाईज है, अरे भाई इनवर्ट सप्लाई क्या होता है, परचेज होता है, तो परचेज के ऊपर भले ही आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे किया हो, वो आपका सेल नहीं बनेगा, वो परचेज ही है, तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। उसके अलावा अगर जीएसटी के अंदर कोई टैक्स पे किया है, जीएसटी कंपनसेशन सेस पे किया है, तो उसको भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाया जाएगा। उसके साथ ही ध्यान रखना, अगर कोई इंटरेस्ट और डिस्काउंट आपने कमाया है, कोई आपने लोन डिपॉजिट या एडवांस जमा करवाया था जिसके ऊपर आपको क्या मिला, इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिला, तो वो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है। नॉर्मली एग्जेम्प्ट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर में आती है, लेकिन इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो बैंक वगैरह में पैसा वगैरह जमा करवाते हैं, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट आता है, पर क्या वो उनका मेन बिजनेस है? नहीं। तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर फालतू में उनका बढ़ नहीं जाए उस इंटरेस्ट वगैरह से, तो उसको एक्सक्लूड किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर से। अच्छा, उसके बाद इसमें एक बात ध्यान रखने लायक है कि मान लीजिए 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और 1 जून तक, 1 अप्रैल को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 जून तक आपने 20 लाख रुपीस का टर्नओवर किया है। इसका मतलब आप अभी तक लायबल टू रजिस्टर नहीं थे, लेकिन 1 जून से आप क्या हो गए, लायबल टू रजिस्टर हो गए। उसके बाद आपने 1 नवंबर तक 60 लाख का और टर्नओवर कर लिया। तो अगर टोटल टर्नओवर देखा जाए 1 नवंबर को तो कितना होगा, तो भैया 20 लाख प्लस 60 लाख। इसका मतलब जिस पीरियड के दौरान 1 अप्रैल से लेके जब तक, जिस पीरियड के दौरान आप लायबल टू रजिस्टर भी नहीं थे, उस पीरियड के दौरान भी जो आपने सेल करी है उसको भी यहां पे एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भैया वो जो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर या जो पर्सन है वो कितना अमीर है, कितना सेल करता है, तो उसमें सारी सेल इंक्लूड होगी, भले आप उस पीरियड में लायबल टू रजिस्टर नहीं थे। अब एक बताऊं बात कि जो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन होता है ना, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। जिस पीरियड में उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी है, लेट्स से 23-24 में उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया, तो 23-24 में वो यहां पे इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में यहां पे सर हमने फिर एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरस्टेट सप्लाई और एक्सपोर्ट क्यों लिया? क्योंकि यहां पे हम प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं। जब प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हो सकता है पिछले साल उसने इंटरस्टेट सप्लाई वगैरह किया हो, तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड में वो कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली इस पीरियड में कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो आपने कैलकुलेट किया, अगर वो विद इन लिमिट है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करोगे, तो आप टैक्स जो पे करोगे वो एट द स्पेसिफाइड रेट पे करोगे। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो ध्यान रखना, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, जो टैक्स लगेगा वो कैटेगरी ऑफ सप्लायर के ऊपर लगेगा। कि भैया अगर आप मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आते हो, तो ऐसे केस में आपको 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। ये टर्नओवर इन स्टेट और यूटी क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे। बेसिकली उस स्टेट में कितना सेल किया है, उस बेसिस पे उसका 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। इसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई सब आ जाती है। टैक्सेबल और एग्जाम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर हो। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो ये 0.5% की जगह आपको 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। अगर आप ट्रेडर हो तो आप 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी पे करोगे ओनली टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर। ट्रेडर के केस में सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर टैक्स पे करना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के ऊपर पे नहीं करना है। सर्विस कॉम्पोजिशन 10-2A ऑप्ट कर रखा है, अगर आपने 10-2A कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है तो आपको 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी पे करना पड़ेगा ऑन टर्नओवर इन स्टेट और यूटी।
सर मान लीजिए अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 1 करोड़ रुपीस का मैन्युफैक्चरिंग करता है और 5 लाख रुपीस की रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो क्या 1 करोड़ पे 0.5% और रेस्टोरेंट पे 2.5% लगेगा? नहीं। अगर मैन्युफैक्चरर है तो पूरे टर्नओवर पे उसका 0.5% लगेगा, तो टोटल 105 लाख पे कितना लगेगा? 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टर्नओवर इन स्टेट और यूटी क्या होता है, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है आपको। तो जैसे अपन ने एग्रीगेट टर्नओवर में पूरे देश का टर्नओवर कैलकुलेट किया था, यहां पे सिर्फ हम एक स्टेट के अंदर देखेंगे कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितना टर्नओवर है, क्योंकि जो आप टैक्स पे करोगे वो हर स्टेट में अलग अलग पे करोगे। मान लो राम के 3 बिजनेस है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तो उसे राजस्थान में अलग टैक्स पे करना है, पंजाब में अलग करना है और हरियाणा में अलग करना है, तो अलग अलग कैलकुलेट होगा। जो टर्नओवर इन स्टेट है वो भी अलग अलग स्टेट के लिए। कैसे? तो इसमें सारी आउटवर्ड सप्लाईज आएंगी, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जेम्प्ट हो। अब क्योंकि जिस पीरियड में आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है उस पीरियड में आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, तो भैया टैक्स पे करने का सवाल ही कहां आता है इंटरस्टेट सप्लाई पे। तो ऐसे केस में एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई नॉट रिलेवेंट फॉर कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू। नॉर्मली जब हम टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एक्सपोर्ट और इंटरस्टेट सप्लाई आता है, लेकिन क्योंकि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो तो आपके लिए इंटरस्टेट सप्लाई रेलेवेंट नहीं है। उसके अलावा टैक्सेस अदर देन जीएसटी, जीएसटी के अलावा जो टैक्सेस हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा? इनवर्ट सप्लाईज अंडर आरसीएम, टैक्सेस इंक्लूडिंग सेस अंडर जीएसटी, इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन लोन डिपॉजिट एडवांस बीइंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। बाकी सारी एग्जाम सप्लाई आएंगी, सिर्फ इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखना, जो हमने इंक्लूड किया था 1 अप्रैल से लेके वो 1 जून तक वो लायबल टू रजिस्टर्ड नहीं थे और रजिस्टर्ड भी नहीं थे, तो ऐसे केस में उनका जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड किया गया था 1 अप्रैल से 1 जून का। लेकिन यहां पे जब टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट होगा ना, इसका पर्पस क्या है? भैया टैक्स भरवाना है इस टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर। तो टैक्स हम तभी भरवाते हैं जब कोई व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन होता है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 जून तक ना तो वो रजिस्टर्ड थे ना ही लायबल टू रजिस्टर थे, तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं हुए। तो जब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं थे तो ऐसे केस में उनके ऊपर टैक्स भी नहीं भरवाएंगे, तो इस पीरियड के टर्नओवर को टर्नओवर इन स्टेट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ बीइंग लायबल टू रजिस्टर्ड वाला जो टर्नओवर है वो यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा टर्नओवर इन स्टेट के अंदर। ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स आपको पे करना पड़ता है टोटल टर्नओवर पे, उसमें टैक्सेबल भी आ जाता है, एग्जेम्प्ट भी आ जाता है, क्योंकि दोनों टर्नओवर इन स्टेट में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर ट्रेडर के केस में देखा जाए तो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है उसको। उसके बाद कौन कौन व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति जो सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विसेज जो लायबल टू टैक्स नहीं है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो हमने 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पढ़े थे और अल्कोहलिक लीकर पढ़ा था जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता। समझो, किसी का अगर पेट्रोल पंप है, किसी का अगर दारू का ठेका है, तो भैया वो तो इंसान ही बहुत बड़ा है, वो तो उसके पास तो बहुत ज्यादा कमाई के साधन है, तो उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करता है, कोई इंटरस्टेट सप्लाई करता है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। वो परचेज कर सकता है इंटरस्टेट, लेकिन सेल नहीं कर सकता इंटरस्टेट। जैसे उसने इंटरस्टेट सेल किया वो कॉम्पोजिशन ऑप्ट नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज सप्लाई करता है थ्रू ईसीओ, ईसीओ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो ये अमेजोन हो गया, ठीक है, या ओला उबर हो गए, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। कैसे? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे डिफरेंट सप्लायर आके अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं? लिस्ट करते हैं, और इधर से कस्टमर आके क्या करता है? परचेज करता है। ये अमेजोन, ओला, उबर वाले क्या करते हैं? सिर्फ उनको फैसिलिटेट करते हैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके। तो अगर कोई व्यक्ति सर्विसेज सप्लाई करता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो ऐसे केस में वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुड्स सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली बात, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है वो उसे इंटरस्टेट सप्लाई करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सप्लाई कर रहा है वो उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा और ईसीओ उसके बारे में डिटेल्स फर्निश करेगा। जीएसटीआर 8 के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फर्निश करेगा, तभी कोई भी व्यक्ति गुड्स सप्लाई कर सकता है बीइंग अ कॉम्पोजिशन पर्सन ईसीओ के थ्रू। लेकिन सर्विसेज तो आप कॉम्पोजिशन में रहते हुए ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकते हो।
उसके अलावा अगर आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, मैंने बताया किसी दूसरे स्टेट में टेम्परेरी बिजनेस करने गए हो, तो भैया आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर स्कीम में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, आउट ऑफ इंडिया से बंदा आया है टेम्परेरी बेसिस पे इंडिया में बिजनेस करने, तो उसको भी यहां पे कंपोजिशन स्कीम नहीं दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग करता है और फॉलोइंग गुड्स, कौन कौन से गुड्स की हम बात करेंगे, इन करंट और प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर कोई व्यक्ति पिछले साल में या इस साल के दौरान अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है किसकी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जो राख की जो ईंटें होती हैं, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश मतलब राख, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील एंड बिल्डिंग ब्रिक्स, उसके अलावा अर्थन और रूफिंग टाइल्स, धरती और छत वाली जो टाइल्स होती हैं वो हो गया, आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, पान मसाला, तंबाकू गुड्स और तंबाकू के सब्स्टिट्यूट, और एरेटेड वाटर मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह। अगर इन प्रोडक्ट का वो क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकता। हां, अगर ये सिर्फ ट्रेडिंग करता है इन सब चीजों की, तो ये कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो इन सब चीजों का जो है स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएगा। चलिए, अगर एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करता है एप्लीकेबल लिमिट, ध्यान रखना हमने बोला कि अगर उसका पिछले साल में टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख या 50 लाख तक है, तो वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है एज एप्लीकेबल। लेकिन मान लीजिए पिछले साल तो उसका लिमिट में था, इस पीरियड के दौरान, करंट फाइनेंशियल के दौरान कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया, और अब उसका जो टर्नओवर है इस साल 1.5 करोड़ 75 लाख या 50 लाख विचएवर इज एप्लीकेबल जो लिमिट है उसे क्रॉस कर जाता है, तो जैसे ही उसका टर्नओवर क्रॉस करेगा उसे भैया कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा। ही विल नॉट बी एलिजिबल एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकता, उसी दिन से उसे बाहर होना पड़ेगा कंपोजिशन स्कीम से। उसके बाद एक बात तो समझना, ये तो दोनों स्कीम के लिए इनएलिजिबिलिटी थी। अब समझना, जब आप 10(2) स्कीम में होते हो तो 10(2) स्कीम किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर हो, आप चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो या अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप 10(2) स्कीम ऑप्ट कर सकते हो जब तक आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं करता। लेकिन जो 10(1) और 10(2) की स्कीम है ना, वो सिर्फ किन के लिए है, वो सिर्फ ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर के लिए है। इसका मतलब 10(1) 10(2) में रहते हुए आप बाकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन समझो एक रेस्टोरेंट वाला है, वो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके साथ उसने थोड़ी बहुत ही क्या कर दी, डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो क्या उसकी वजह से उसे कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ जाएगा? अरे भाई, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 1 करोड़, डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड कर दी 5 लाख रुपीस की, तो क्या उसे कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा? बॉस, आइडली हो जाना पड़ता, लेकिन यहां पे अलाउ कर दिया गया। यहां पे बोला अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन अंडर सेक्शन 10(1) 10(2) if he makes supply of services other than restaurant services। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा अगर वो सप्लाई करता है तो वो 10(1) 10(2) में नहीं रह सकता, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक उसे अदर सर्विसेज अलाउ कर दिए गए, उसे बोलते हैं मार्जिनल सर्विसेज। एक्सीडिंग मतलब इतना तो वो कर सकता है, इससे ज्यादा करेगा तो वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो जाएगा। 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसका पिछले साल में जितना टर्नओवर था उसका 10% और 5 लाख विचएवर इज हायर, उतना वो क्या कर सकता है, इस साल दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा। रेस्टोरेंट सर्विसेज तो एलिजिबल है, तो वो कितना मर्जी प्रोवाइड आप कर दो। ध्यान रखना, जब आप ये टर्नओवर इन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इसके अंदर आप इंटरेस्ट, डिस्काउंट और जो लोन डिपॉजिट एडवांस पे मिलता है वो आप काउंट नहीं करते हो। तो आप जब सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि आपने कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कराई है अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड, तो उसमें आप ये इंटरेस्ट डिस्काउंट को काउंट नहीं करोगे। तो इंटरेस्ट, डिस्काउंट और लोन डिपॉजिट एडवांस को पूरे जो कंपोजिशन स्कीम में कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया जाता। दूसरी बात, इन फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना होगा, नील होगा, तो नील का 10% कितना होगा, 0, और 5 लाख विचएवर इज हायर 5 लाख, तो आप 5 लाख रुपीज तक की मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड करा पाओगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर राम मैन्युफैक्चर्स फुटवियर एंड लास्ट ईयर उसका टर्नओवर 145 लाख था, जिसके अंदर 25 लाख क्या था, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी। तो देखा जाए तो टर्नओवर इन स्टेट कितना था, 120 लाख, तो ये एफडी वाला अमाउंट कम कर देंगे। He has opted for composition this year. He also wants to provide some footwear cleaning service. तो ये साथ में फुटवियर क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, मार्जिनल सर्विसेज। रेस्टोरेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहता है, तो रेस्टोरेंट सर्विसेज तो अलाउड है, लेकिन फुटवियर क्लीनिंग सर्विसेज एक लिमिट तक ही प्रोवाइड कराई जा सकती है।
डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्विसेज दैट कैन बी प्रोवाइडेड। तो देखो देखा जाए तो उसका पिछले साल का टर्नओवर कितना है 120 लाख, उसका 10% कितना हो गया 12 लाख और 5 लाख, विच एवर इज 12 लाख। तो 12 लाख रुपीस तक वो क्या कर सकता है, फुटवियर क्लीनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। रेस्टोरेंट सर्विसेज वो चाहे उतनी प्रोवाइड कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना ये सारी चीजें मिला के, रेस्टोरेंट सर्विस हो गई, फुटवियर क्लीनिंग और फुटवियर की सेल हो गई, टोटल मिला के 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे उस लिमिट को क्रॉस करेगा फिर भले ही आपने मार्जिनल सर्विसेज कम प्रोवाइड कराई हो, आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर होना पड़ेगा। उसके बाद कुछ एडिशनल पॉइंट्स है और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड टू कंपोजिशन स्कीम, बात कर लेते हैं। देखना, जो कंपोजिशन सप्लायर है, हमने बोला कि कंपोजिशन सप्लायर को क्या करना है, टर्नओवर के ऊपर कुछ सर्टेन रेट से क्या करना है, जीएसटी पे करना है। तो वो जो जीएसटी पे करेगा ना, वो खुद की जेब से पे करेगा, वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। नॉर्मली जो सप्लायर होता है वो कस्टमर से कलेक्ट करता है जीएसटी, लेकिन यहां पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ना, वो किसी से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे केस में जब वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं कर सकता। तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। जो भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, ही इज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। उसके अलावा जहां जहां पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां वहां पे उसे लिखना पड़ेगा कि ही इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस को लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कंपोजिशन सप्लायर टैक्स अंडर आरसीएम पे करेगा। ध्यान रखना, अगर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ने कोई इनवर्ट सप्लाईज रिसीव करी हैं जिनके ऊपर आरसीएम लगता है, तो भैया आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज ही इज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन दैट डजंट मीन कि उसको आरसीएम में टैक्स पे नहीं करना है, पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी आरसीएम कैटेगरी में स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया है तो ऐसे केस में नहीं पे करना, जैसे सिक्योरिटी सर्विसेज। उसके अलावा कंपोजिशन सप्लायर आईटीसी अवेल नहीं कर सकता। सर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई गवर्नमेंट इतने कम टैक्स पे कैसे मान गई? जिन गुड्स के ऊपर 18% की टैक्स रेट लगती है, गवर्नमेंट उनके ऊपर 1%, 5% पे कैसे मान गई? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया हम आपसे टैक्स तो कम ले रहे हैं, तो आपसे जो कम टैक्स ले रहे हैं और आपको जो इजी कर रहे हैं आपके लिए कंप्लायंस, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो भी आपने इनवर्ड सप्लाईज ली है ना, जो भी आपने इनवर्ड सप्लाईज ली हैं, इन इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आईटीसी नहीं मिलेगा। तो अगर कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है ना, वो किसी भी प्रकार का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। वो जो भी टैक्स पे करेगा सेल के ऊपर, वो अपनी पॉकेट से पे करेगा और कैश में पे करेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज और क्लेम नहीं कर सकता है, तो उसे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ना पड़ता है। ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन, ठीक है, मींस ऑल बिजनेस ऑफ सेम पर्सन शैल ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, अदरवाइज नन ऑफ देम विल बी एलिजिबल। ध्यान रखना, मान लीजिए राम के 3 बिजनेस हैं, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो या तो वो तीनों जगह से कंपोजिशन ऑप्ट करेगा या तीनों में से एक भी जगह पे ऑप्ट नहीं कर सकता। अगर वो एक भी जगह पे इनएलिजिबल हो जाता है तो भैया उसे सब जगह से इनएलिजिबल हो जाएगा। अगर एक भी जगह से वो ऑप्ट आउट करता है तो बाकी सारी जगह से भी वो क्या हो जाएगा, ऑप्ट आउट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए उसके 2 प्लेस ऑफ बिजनेस है, एक है महाराष्ट्र में, एक है नागालैंड में, ठीक है। अब उसका टोटल टर्नओवर हो गया 80 लाख। नागालैंड में जो लिमिट है वो 75 लाख है, महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ है। तो क्या अब उसे कंपोजिशन से बाहर होना पड़ेगा? अगर नागालैंड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो 75 लाख की लिमिट है और आपका टर्नओवर हो गया 80 लाख। इसका मतलब आपने लिमिट को एक्सीड कर दिया है, और जब एक जगह पे आपने लिमिट को एक्सीड कर दिया तो बाकी जगह पे भी आपको आउट ऑफ जीएसटी इससे कंपोजिशन से जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, आपके जितने जगह पे भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उसमें से जो जो जगह पे जो जो लिमिट लगती है उसमें से जो लोअर लिमिट है वही आपकी एप्लीकेबल लिमिट है। अगर उससे ज्यादा आपका टर्नओवर गया तो आपको कंपोजिशन से बाहर होना पड़ेगा। यहां पे एग्जांपल करवाया है, मिस्टर श्याम हैज बिजनेस एट मुंबई, टर्नओवर 55 लाख, मणिपुर में 35 लाख टर्नओवर है। कंपोजिशन स्कीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? टर्नओवर देखा जाए तो कितना हो गया, 90 लाख हो गया। महाराष्ट्र पे लिमिट क्या एप्लीकेबल है, 1.5 करोड़। मणिपुर पे कितनी है, 75 लाख। तो आपकी लिमिट एप्लीकेबल क्या हो जाएगी, 75 लाख। आपका टर्नओवर आपकी लिमिट को क्रॉस कर चुका है, तो ऐसे केस में आप कंपोजिशन स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, मणिपुर से भी और महाराष्ट्र से भी। अब प्रोसीजरल पार्ट कि आप कंपोजिशन स्कीम कैसे ऑप्ट कर सकते हो। तो देखो भैया, जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन लोगे तो रजिस्ट्रेशन लेते टाइम
आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे REG 01 फॉर्म में, तो उसमें पार्ट बी में आप अप्लाई कर सकते हो कि भैया मुझे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है। लेकिन आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, अगले साल से, नए साल से आप कंपोजिशन ले रहे हो, तो ऐसे केस में बिफोर स्टार्ट ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर आपको CNP 02 फॉर्म भरना है और कंपोजिशन के लिए ऑप्ट करना है। अच्छा, कंपोजिशन ले लिया, उससे बाहर जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? मान लीजिए आपने कंपोजिशन स्कीम की कोई लिमिट थी वो ब्रीच कर दी, मान लीजिए 1.5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गए, तो अब आपको बाहर जाने क्योंकि आपने लिमिट ब्रीच कर दी। तो ऐसे केस में आपको 7 दिन के अंदर इंटीमेशन फाइल करना है कि मैंने ये काम कर दिया, अब मुझे कंपोजिशन से बाहर होना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप वॉलंटरी ऑप्ट आउट कर रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी सच विड्रॉल के लिए। तो ये आपका कंपोजिशन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको इसका सिर्फ एक एग्जांपल करवाऊंगा जिससे कि आपको कंपोजिशन का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए मामला है क्या। ठीक है, हम समझते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं रेगुलर स्कीम, कि अगर किसी व्यक्ति ने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर रखा है तो उसके लिए क्या होगा। मान लीजिए उसने सेल किया है 1 करोड़ 18 लाख रुपीस का, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक है, ये टोटल प्राइस है, इतना सेल किया है। और उसने परचेज किया है 1 करोड़ 6,20,000 रुपीज का, ये भी आपका इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है। तो अब इसका कितना प्रॉफिट होगा, क्या इंपैक्ट होगा, ये सारी बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो ये काम कर रही है। ठीक है, तो अगर ABC लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने सेल किया है कितना, 1 करोड़ 18 लाख का, लेकिन इसमें से जो GST पार्ट है वो तो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो यहां पे 1 करोड़ 18 लाख में से GST पार्ट हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 118 इंटू 100, तो कितना हो गया, यहां पे 1 करोड़ रुपीस का सेल हुआ है ABC लिमिटेड का, बाकी 18 लाख तो गवर्नमेंट को जमा करवाया जाएगा। अब इसमें से परचेज कितने का किया था ABC लिमिटेड ने, देखा जाए तो 1 करोड़ 6,20,000 का, लेकिन इसके अंदर GST इंक्लूड है 18%, तो हम GST रिमूव कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 90 लाख रुपीस का परचेज हो जाएगा। तो देखा जाए कितना प्रॉफिट हो गया, 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट हो गया। तो सर टैक्सेस का क्या, टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा ABC लिमिटेड को। तो देखना ये क्या करेगा, क्योंकि ये रेगुलर स्कीम में है, कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकता है, तो एक कस्टमर से क्या करेगा, 18 लाख रुपए का टैक्स रिकवर करेगा 18 लाख रुपीस का सेल के ऊपर। अब इसने जब इनपुट्स खरीदे थे, जब इसने परचेज किया था, तो उसके ऊपर इसने 16,20,000 रुपीस का टैक्स पे किया था, 90 लाख रुपीस पे 18%। और उसके बाद जब उसने सेल किया था तो 18 लाख की लायबिलिटी को 16,20,000 का ITC यूज करके, क्योंकि वो रेगुलर स्कीम में वो ITC भी यूज कर सकता है, तो 16,20,000 का यूज करके 1,80,000 कैश में लायबिलिटी पे किया था। तो इसका मतलब उसने टैक्स पूरा का पूरा कस्टमर से कलेक्ट कर लिया, जो भी उसने पे किया था। उसने एक 16,20,000 पे किया था, 1,80,000 पे किया था, टोटल 18 लाख पे किया था, और 18 लाख उसने पूरा का पूरा कस्टमर से रिकवर कर लिया। तो उसका टैक्स का बर्डन क्या आया, 0। इसका मतलब उसने क्या किया, 10 लाख रुपीस का कमाई कर लिया। अब इस 10 लाख रुपीस का कमाई करने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ कंप्लायंस के खर्चे करने पड़ेंगे। वो कंप्लायंस के जो खर्चे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और ध्यान रखना, ABC लिमिटेड ने जिस व्यक्ति को बेचा है, जो कस्टमर है, अगर वो कस्टमर B2B सप्लायर है, ध्यान रखना, अगर वो कस्टमर B2B है, मतलब बिजनेस वाला है, जो कस्टमर है, जो बिजनेस वाला है वो भी बिजनेस करता है, तो देखो अगर वो बिजनेस करता है, उसने 1 करोड़ 18 लाख रुपीस का कोई सामान खरीदा, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर 18 लाख जो उसने टैक्स पे किया है उसका वो क्या ले लेगा, ITC ले लेगा। तो कस्टमर को कितने का पड़ेगा सामान, 1 करोड़ रुपीस का पड़ेगा। अगर मान लीजिए कस्टमर B2C है, तो ऐसे केस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ITC तो ले नहीं पाएगा, तो उसके लिए सामान कितने का पड़ेगा, 1 करोड़ 18 लाख रुपीस का पड़ेगा। ये नॉर्मल रेगुलर स्कीम की बात कर रहे हैं, जब आप GST रेगुलर स्कीम में पे कर रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए कंपोजिशन स्कीम हो, अगर मान लीजिए जो सप्लायर है ABC लिमिटेड, अगर उसने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है, तो क्या होगा, तो देखो अब देखो प्राइस तो सेम रहेगा। अब देखो नॉर्मल जो मार्केट होती है उसके अंदर प्राइस तो दोनों का सेम रहता है, चाहे किसी ने कंपोजिशन ऑप्ट कर रखा हो, किसी ने ना कर रखा हो। अगर प्राइस वो ज्यादा बढ़ाएगा या कम करेगा तो वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो भैया प्राइस दोनों का सेम मान के चलेंगे। यहां पे मान लीजिए जो प्राइस किया है वो ABC लिमिटेड ने कितना चार्ज किया है, 1 करोड़ 18 लाख रुपीस चार्ज किया है। अब क्या ABC लिमिटेड ने कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट किया है, नहीं किया, क्योंकि ABC लिमिटेड एज अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर ही नहीं सकता। इसका मतलब
जो सेल प्राइस है उसके अंदर टैक्स का अमाउंट इंक्लूड नहीं है। लेकिन उसने परचेज किया, तो परचेज कितने का किया? 1,06,20,000। तो सर इसके ऊपर ये वहां पे 90 लाख लिया था, यहां पे 1,06,00,000 क्यों? क्योंकि देखो वहां पे जो टैक्स था ना वो हम कस्टमर से रिकवर कर लेते थे, आईटीसी ले लेते। यहां पे कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो आपके लिए जो 90 लाख रुपीस का आपने सामान खरीदा उसके ऊपर जीएसटी पे किया, वो भी आपका क्या होगा? पूरा का पूरा कॉस्ट हो जाएगा। इसके साथ ही जितना भी आपने सेल किया है, सेल के ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा? 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। 1% मान के चलते हैं तो 1,18,00,000 रुपीस पे 1% कितना हो जाएगा? 1,18,000 रुपीस। ये भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ये भी इसको अपनी खुद की जेब से पे करना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को। तो कितना प्रॉफिट बना इसका? 1,18,00,000 माइनस 1,06,20,000 माइनस 1,80,000, तो ये आपका आ जाएगा 10,62,000 इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके अंदर से उसे कुछ कंप्लायंस के खर्चे करने पड़ेंगे। ठीक है, जब भी आप रेगुलर स्कीम और कंपोजिशन स्कीम को कंपेयर करोगे तो दोनों का हर बार आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा, क्योंकि केस टू केस बेसिस में डिफर कर सकता है। यहां पे कंपोजिशन स्कीम के केस में आपको प्रॉफिट आ रहा है ज्यादा, किससे? रेगुलर स्कीम से। लेकिन हो सकता है किसी केस में आपको रेगुलर स्कीम में ज्यादा प्रॉफिट आए। ठीक है, वो डिपेंड करता है। दूसरी बात, अब जो कंपोजिशन सप्लायर से खरीदेगा ना, अगर वो कस्टमर B2B कस्टमर है तो उसको कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 1,18,00,000 पड़ेगी, क्योंकि भैया एबीसी लिमिटेड ने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट ही नहीं किया। उसने तो पूरा का पूरा क्या है? सेल वैल्यू है, टैक्स तो कलेक्ट ही नहीं किया। तो भैया सामने वाला आईटीसी भी किस बात का लेगा? तो कहने का मतलब, जब कोई व्यक्ति किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से परचेज करता है ना, तो उसे किसी भी प्रकार का आईटीसी नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में इसके लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1,18,00,000। और B2C के केस में तो पहले भी 1,18,00,000 थी, अभी भी 1,18,00,000 है। तो भैया अगर कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है जो आईटीसी ले सकता है, वो कभी भी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि भैया उसे क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर आप एज ए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन काम करते हो तो आपके लिए एक डिसएडवांटेज है कि आपके जो ज्यादातर B2B कस्टमर है वो आपके पास नहीं आएंगे। तो ज्यादातर कंपोजिशन स्कीम वही ऑप्ट करता है जिसके कस्टमर B2C होते हैं। ठीक है, जिनको आईटीसी से मतलब नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब भी आप कंपेयर करोगे दोनों स्कीम्स को, तो आपको इन पैरामीटर्स पे कंपेयर करना है और देखना है कि किसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा वही स्कीम आप ऑप्ट करोगे, क्योंकि ये वॉलंटरी स्कीम है। तो इस प्रकार से आपका आरसीएम और कंपोजिशन दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी नो। बैठे हैं, सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ो और पढ़ो।